हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए साहिल मित्तल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे अभी। आप सबको पता है कि आपके जो सी ए के एग्ज़ाम्स हैं वो अभी कोरोना वायरस की वजह से थोड़े से पोस्टपोन हो गए हैं। तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है आपको उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। हमें उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करना है और अपने बेस्ट एफर्ट लगाने हैं ताकि हम लोग वन शॉट में अपने सी ए के जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आपके लिए कुछ रिवीजन्स लेकर के आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो रिवीजन्स है किन स्टूडेंट्स के लिए है, कौन से अटेम्प्ट के लिए है। ठीक है, और ये रिवीजन्स आप कैसे हेल्प करेगी आपको अपनी आपके सब्जेक्ट को और अच्छे से समझने में और याद करने में, और एग्जाम्स को कैसे आप बेटर तरीके से दे करके आएंगे और अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, इसमें जो नोट्स है वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल होंगे तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो रिवीजन्स हैं ये है मई 2020 अटेम्प्ट, जो अभी मई में जो अटेम्प्ट था जो कि अभी शेड्यूल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है जुलाई के लिए, उनके लिए है। और ये है सीए इंटरमीडिएट के लिए, सीए इंटर के लिए जो आईपीसीसी में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और जो भी नोट्स हैं वो नोट्स जो बनाए गए हैं वो आईसीआई का जो मटेरियल है फॉर न्यू कोर्स स्टूडेंट्स। जी हाँ, फॉर न्यू कोर्स में जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है सीए इंटर लेवल पे, उनके मटेरियल को ध्यान में रख करके उनके मटेरियल से वो ये जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं। तो वैसे आप देखोगे तो ये जो रिवीजन्स हैं ये सारी न्यू कोर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं सी इंटर लेवल पे, बट जो ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है बिकॉज जो कंटेंट है ना वो काफी हद तक सेम है, मतलब काफी सेम है। बिकॉज जो हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑडिट सब्जेक्ट की, पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ठीक है, पेपर नंबर 6 जो ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ओल्ड कोर्स में भी और न्यू कोर्स में भी। तो वहां पे आपका जो पेपर नंबर 6 है उस वो जो आपको पता है ऑडिट में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसका जो कंटेंट है वो काफी हद तक सेम है। ठीक है, आपका न्यू कोर्स हो या ओल्ड कोर्स हो, तो हम जब ऐसे रिवाइज करेंगे, स्टैंडर्ड्स रिवाइज करेंगे तो ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स भी उससे हेल्प ले सकते हैं। और ऑल्सो इवन सीए फाइनल लेवल पे भी जो स्टूडेंट्स है ओल्ड कोर्स या न्यू कोर्स, जहां पे उनका जो पेपर 3 होता है एडवांस ऑडिटिंग जो होता है उसमें भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड्स का जो कंटेंट है, जो समझने का तरीका है, जो लॉजिक्स है, जो प्रैक्टिकल काम होता है वो भी सेम ही रहेगा ना, वो तो तरीका सेम रहेगा। एसए 200 है वो आईपीसी लेवल पे हो, इंटर लेवल पे हो, फाइनल लेवल पे, उसमें जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। कुछ एडवांस लेवल की चीजें आती है फाइनल लेवल पे। ठीक है, तो वो फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स भी इन रिवीजन्स को यूज कर सकते हैं जहां पे उन्हें लगता है कि वो हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड्स की जो रिवीजन है वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, या कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, किसी चीज का मीनिंग समझना है, प्रैक्टिकल जो चीजें समझनी है वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, और जो नोट्स हैं आप देख सकते हैं, जो नोट्स हैं ये सारे मैंने कलरफुल नोट्स बनाए हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये जो नोट्स बनाए हैं सारे कलरफुल नोट्स हैं, पूरे चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में। ठीक है, हाईलाइट किए हैं ताकि आप लोग अच्छे से उनको समझ पाएं और रिटेन कर पाएं लॉन्गर पीरियड के लिए। बिकॉज एग्जाम में इतना सारा कंटेंट होता है और एग्जाम्स भी आपके होते हैं, इतना सिलेबस होता है, तो आपको कीवर्ड्स याद आने चाहिए। बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स पता होनी चाहिए। और जो आप कंटेंट लिख के आते हैं थ्योरी में, केस स्टडी में, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करनी है, तभी आपके मार्क्स उठते हैं। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगी, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको हेल्प करेगा रिटेन करने में, वो वर्ड्स को, उन चीजों को समझने में बेटर तरीके से। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो हमारे कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं जहां पे एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिकल समझाए हैं कि कैसे चीजें समझी जा सकती है और बेटर तरीके से। उसके अलावा एक और चीज है क्वेश्चन बैंक। आपका क्वेश्चन बैंक साथ साथ में आपको मिल रहा है जिसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो या आपके इनकरेक्ट करेक्ट हो जो आते हैं, या थ्योरी बेस्ड या केस स्टडीज हो, वो सारे आपके कवर है। तो साथ साथ में हम जो एस्से रिवाइज करेंगे, जो टॉपिक रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी हम साथ साथ में खत्म करेंगे। और उसके साथ एक और एडिशनल चीज क्या है, आपको प्रैक्टिकल कैसे काम होता है वो भी दिखाया जाएगा कि आपने जो पढ़ा क्या प्रैक्टिकल वो अप्लाई होता है क्या वैसे बिग फोर्स में या बाकी सीए फर्म्स में, ठीक है, ऑडिट वगैरह करते हैं तो क्या वहां पे वो चीज एप्लीकेबल होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। ठीक है, वो चीज हम आपको साथ साथ में कवर करवाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ऑडिट की रिविजन्स। ठीक है, पेपर नंबर 6 सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ठीक है, तो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। और स्टैंडर्ड आज हम जो रिवाइज करने वाले हैं वो रिवाइज करने वाले हैं SQC1, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि हम लोग, हमारे कौन से स्टैंडर्ड्स हैं कोर्स में और कौन से नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं ये आपके
4 टाइप के बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं इन सब के ऊपर आपका एक स्टैंडर्ड लगता है, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये आपके टोटल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, इसका इसमें थोड़ा सा एक लिस्ट दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, एक डायग्राम नीचे, ये जो है ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो आप डायग्राम को देख के समझ सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए जो एप्लीकेबल है वो है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दिस वन। ये जो है रिव्यू एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड्स या आपके एश्योरेंस एंगेजमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं या आपके जो रिलेटेड सर्विस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए है ही नहीं, मतलब आपके कोर्स में है ही नहीं, वो इंटर लेवल पे नहीं है। और ऑल्सो जो इसके ऑडिटिंग के अंदर भी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें 100 से 199 की जो सीरीज है उसमें कोई स्टैंडर्ड्स अभी तक आईसीएआई ने इंट्रोड्यूस किए ही नहीं है, और 800 से 899 की सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेबल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये हैं, और इनमें से भी काफी सारे स्टैंडर्ड्स, काफी सारे तो नहीं, कुछ स्टैंडर्ड्स आपके आईसीएआई ने रिमूव कर दिए हैं इस अटेम्प्ट के लिए, हटा दिए हैं, तो वो भी हम साथ साथ में देखेंगे। तो हमें ये पढ़ना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं अभी के लिए। आपको ये जो नीचे नोट्स दिए हैं, इस रिवीजन के नीचे जो लिंक में नोट्स दिए हैं उसके अंदर आपको ये सब कुछ मार्क मिल जाएगा। ठीक है, प्लस आपको जितने भी नोट्स हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं हर एक चीज। ये एक ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का एक ब्रीफ दिया हुआ है कि क्या है बोर्ड, कब सेटअप हुआ था, क्या काम करता है, क्या नहीं करता, कौन उसके मेंबर होते हैं, कौन नहीं होते। तो इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, आप इसको वैसे खुद से पढ़ भी सकते हैं, बट हम जब चैप्टर 1 का रिवाइज करेंगे, चैप्टर 1 जब रिवाइज करेंगे तो हम उसके साथ साथ इसको रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली कवर करता हूं अपना स्टैंडर्ड जो है SQC1। ये आपकी पूरी लिस्ट दी हुई है, जो एग्जाम्स के लिए आपके लिए एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स है उनकी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो आई थिंक 28 स्टैंडर्ड्स हैं टोटल SQC1 को मिला करके। और आप ये चीज ध्यान रखना, अभी जब हम SQC1 पढ़ेंगे तो आपका ये वाला जो स्टैंडर्ड है SA220 ये भी बहुत हद तक कवर हो जाएगा। तो ये दोनों जो है आपके कंबाइन, ठीक है, ये दोनों एक तरीके से आपके कवर हो जाएंगे अगर आप एक स्टैंडर्ड समझ लेते हो ढंग से। ठीक है, ये काफी सारा कंटेंट आपका इसके अंदर है जो ऑलरेडी रिवाइज हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, बिकॉज आप खुद देखो नाम भी आपको दिख रहा है, क्वालिटी कंट्रोल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्वालिटी कंट्रोल है, बट ये जो क्वालिटी कंट्रोल है वो ओनली ऑडिट के लिए है SA220 में, क्योंकि ऐसे क्या है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वो ओनली ऑडिट पे लगते हैं। और ये SQC क्या है, ऑडिट पे भी लग रहा है, रिव्यू पे भी लग रहा है, एश्योरेंस पे भी लग रहा है, रिलेटेड सर्विस पे भी लग रहा है। ठीक है, तो SQC एक वाइडर टर्म है, वाइडर स्टैंडर्ड है देन SA220। उसके बाद अब हम लोग डायरेक्टली अपने स्टैंडर्ड पे आते हैं। ठीक है, SQC1। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको स्टैंडर्ड का नाम और नंबर याद होना चाहिए अच्छे से। इसीलिए जो भी स्टैंडर्ड हम रिवाइज करेंगे आपको दिखेगा नोट्स के अंदर, मैंने एक स्लाइड दी है स्टार्टिंग में, एक पेज है, 1 पेज है जिसपे नाम उसका प्रॉपर्ली और पीछे बैकग्राउंड में भी वो इमेज शो कर रही है उस स्टैंडर्ड के बारे में, या तो डिपिक्ट कर रही है क्या वो स्टैंडर्ड है, या उसका नाम, नंबर, सब कुछ कवर है। तो आपको सबसे पहले नाम और नंबर याद होना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। तो एग्जाम में बाकी स्टूडेंट्स मार्क्स उनको बेटर मिलते हैं जो लोग स्टैंडर्ड का नाम, नंबर अच्छे से कोड करके आते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का नाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल उन फर्म्स के लिए, आप खुद देखो, उन फर्म्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल करना है जो 4 टाइप की सर्विस दे रही है, जो ऑडिट कर रही है नंबर 1, जो रिव्यू कर रही है नंबर 1, नंबर 2 अदर एश्योरेंस जो दे रही है नंबर 3, एंड रिलेटेड सर्विसेज जो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये 4 टाइप की जो सर्विसेज दे रही है फर्म, उनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इन फर्म्स को क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है, क्वालिटी मेंटेन करनी है जब ये 4 टाइप की सर्विसेज परफॉर्म कर रही है। तो आपको नाम इजीली याद हो जाएगा, बिकॉज आपके 4 टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं। ऑल्दो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल ओनली आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है और क्वालिटी कंट्रोल है, बट आपके अदर्स जो स्टैंडर्ड है, आपके रिव्यू एंगेजमेंट के, आपके एश्योरेंस एंगेजमेंट के एंड रिलेटेड सर्विसेज के, वो स्टैंडर्ड्स भी तो है ना, तो वही नाम के अंदर डाल दिया इसका, क्वालिटी कंट्रोल उन फर्म के लिए जो 4 टाइप की सर्विसेज देती हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप की सर्विसेज ये फर्म देती हैं और इनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल हर एक सर्विस के अंदर इनको मेंटेन करना है। अब सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस कवर करते हैं जो आपके इस स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल है, और रादर ये जो डेफिनेशंस है वो आपके बाकी सारे स्टैंडर्ड्स में भी काम आने वाली है, आगे भी काम आएंगी, बट इस स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली जो डेफिनेशंस कवर कर रहे हैं हम लोग वो है, सबसे पहले हम देखते हैं एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का दोस्त मीनिंग होता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट मतलब वर्किंग पेपर जिसको बोल सकते हो, वर्क पेपर बोल सकते हो, रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन। अब जिस
असाइनमेंट का जो आप सर्विस दे रहे हो उसका जब डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो दैट इज एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज आप जो सर्विस दे रहे हो, जो भी क्लाइंट का काम कर रहे हो, वो आपके लिए एक एंगेजमेंट है, उसको बोला जाता है एंगेजमेंट। जो आप सर्विस दे रहे हो तो वो आपके लिए क्या हुआ, एंगेजमेंट, और उसका आप जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो दैट इज योर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज का होता है, जो आपने काम किया, जो आपने उससे रिजल्ट्स निकाले और आपने जो उसके बेसिस पे रिपोर्ट दी, कंक्लूजन निकाला, वो होता है उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करोगे दैट इज योर वर्किंग पेपर या वर्क पेपर, या उसको आप बोल सकते हैं एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। इसका पूरा ऐसे 230 जब हम वो रिवाइज करेंगे तो उसको और डीप डाउन में समझेंगे। बाकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप मान लो कभी इन्वेंट्री काउंट करने जाओगे, इन्वेंट्री फिजिकल ऑडिट करने जाओगे, इन्वेंट्री ऑडिट करने जाओगे, ठीक है, जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको ऐसे असाइनमेंट मिलेंगे, स्टॉक ऑडिट होगा उस टाइम पे, तो उस केस में क्या होता है, आप जो रिकॉर्ड ऑफ वर्क परफॉर्म, जो आपने काम किया, जब आप इन्वेंट्री काउंट करते हो तो आप स्टॉक शीट के थ्रू काउंट करते हो कि एज पर बुक्स स्टॉक कितना रहे और एज पर फिजिकल कितना रहे, आप वो चेक करते हो। तो जो आपकी स्टॉक शीट्स हैं वो क्या है, आपके जो आपने काम किया है उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो वेरिएंस आपको मिला कि यार एज पर बुक्स मान लो 1000 क्वांटिटी थी और एज पर आपकी क्या कहते हैं उसको, फिजिकल काउंट आपको मान लो 980 मिली। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंस है दैट इज योर रिजल्ट ऑब्टेन, जो आपने रिजल्ट ऑब्टेन किया है। ठीक है, उसके बाद आपने जो कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन का मतलब हो गया कि आप उसके बेस पे आप क्या रिपोर्ट दोगे कि इन्वेंट्री ठीक है या नहीं है, तो दैट इज योर कंक्लूजन जो आपने रीच किया। ठीक है, तो ये आपका तीनों का जो आपका वर्किंग पेपर बनेगा, जो वर्क पेपर डॉक्यूमेंट आप बनाओगे, फाइल जो बनाओगे, उसको हमने बोल दिया एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। वो उस इन्वेंट्री की डॉक्यूमेंटेशन हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारा एंगेजमेंट पार्टनर का, कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है। एंगेजमेंट पार्टनर, दिस वन, एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर के अंदर आपको दो चीजें दिख रही है कि एंगेजमेंट पार्टनर सर मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट का, और आपका क्या होना चाहिए, वो फुल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें कवर करता है ये कि पार्टनर होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए एंड फुल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो एक पर्सन, एक सीए, मेंबर कब बनता है इंस्टीट्यूट का, ऑब्वियसली वो सीए बन जाता है तब नहीं, वो सीए बन जाता है कब, जब वो एग्जाम क्लियर करता है। बट उसके नाम जाके सीए कब लगता है, जब वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है, उसको जब मेंबरशिप मिल जाती है और वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर होता है एज ए मेंबर, तो मेंबर बन जाता है। और फुल टाइम प्रैक्टिस कब लेता है वो, जब वो अपनी प्रैक्टिस ओपन करता है, जब वो अपनी सीए फर्म ओपन करेगा तो उसको एक सीओपी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए, तो वो फुल टाइम प्रैक्टिस में आ जाता है और फुल टाइम के लिए लेना पड़ेगा उसको, तब जाके वो फुल टाइम प्रैक्टिस में आएगा और तब जाके वो एंगेजमेंट पार्टनर बनेगा। ठीक है, तो दैट इज एंगेजमेंट पार्टनर, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए और रिपोर्ट इशू करने के लिए। बिकॉज आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या, आपको एज ए ऑडिटर अपॉइंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्यों बुला रहे हैं काम करने के लिए, बिकॉज आप कोई ना कोई रिपोर्ट दोगे, कुछ ना कुछ कमेंट करोगे कि ऐसे ऐसे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, इनमें कुछ भी एरिया में ऐसी प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो वो लिख करके रिपोर्ट की फॉर्म में दोगे ना, तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो किसी लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर होती है, तो आपको उस लॉ और एक्ट ने अथॉरिटी दी होती है वो काम करने के लिए, तो उसके पास एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है उस चीज की, उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका एंगेजमेंट पार्टनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस पूरे स्टैंडर्ड की, SQC 1 की। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इसका मतलब होता है वो प्रोसेस जो डिजाइन किया गया है, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन। ये आपको डेफिनेशन पढ़ोगे ना समझ में आएगा कि यार ये क्या हो रहा है। मैं आपको इसका सिंपल सा मतलब बताता हूं। इसका मतलब होता है ऑडिटर्स का ऑडिट, कि ऑडिटर ने जो ऑडिट किया है उसका ऑडिट अगर आप करोगे तो उसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, इसका हिंदी में जो मीनिंग है वो आप लिख सकते हो या नीचे नोट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि ऑडिटर्स का ऑडिट मतलब है EQCR का। ठीक है, वो करता क्या है सर, भाई जो ऑडिटर ने काम किया है ना, जो ऑडिटर्स करके आए काम, मैं आपको पहले बता देता हूँ एक चीज आगे बढ़ने से, कि हम लोग इसमें जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि हमने ऑडिट करना है किसी कंपनी का, या हमने ऑडिट कर चुके हैं किसी कंपनी का, और वो भी जो कंपनी है वो लिस्टेड एंटिटी है कोई, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और आप जो ऑडिटर्स हैं वो आप बिग 4 हैं, बिग 4 की तरफ से आप ऑडिट करने गए हैं, और जो ऑडिट है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कंपनीज एक्ट का ऑडिट है, वो कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आप अपॉइंटमेंट हुई है, उसके अंदर आप वो ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, तो आपको चीजें और ज्यादा बेटर ब्रॉडर तरीके से कवर होंगी। इसका कहने का मतलब है कि ऑडिटर्स जो ऑडिट करके आए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना करके, रिपोर्ट नहीं बनाई, जो अपने काम करके आए हैं, जो उन्होंने जजमेंट्स लिए, जो वर्क पेपर बनाए हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हुए हैं, नहीं हुए, उन्होंने जो चीजें चेक की है, उन सबको फिर से चेक करती है उसी सीए फर्म की कोई दूसरी टीम, कोई दूसरा पार्टनर, कोई दूसरे लोग उसी फर्म के या दूसरी नेटवर्क फर्म के। और वो इसलिए करते हैं ताकि ऐसा कोई एरिया तो नहीं रह गया जो चेक करना था बट चेक नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीजन। सैंपल हो सकता है गलत हो गए हो, ठीक है, डाटा में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई हो,
और आपने वो चीज को इग्नोर कर दिया, आपकी टीम मेंबर में कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन है, उस टाइम पे वो कवर ना हो पाया हो एरिया, ठीक है, या वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी हो जिसपे किसी का और का रिव्यू आएगा तो वहां पे कुछ समझ में आएगा कि कोई रिव्यू करेगा तभी वो चीजें निकल के आएगी, ठीक है। तो रिव्यू इसलिए होता है, तो वो रिव्यू होगा तो दो चीजों का रिव्यू करता है, जो आपका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल जो रिव्यू करने आता है उसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, और वो दो चीजों का रिव्यू करता है। क्या क्या चीजें? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो एंगेजमेंट टीम ने लिए हैं, ठीक है, और जो कंक्लूजन उन्होंने निकाले हैं उन दो चीजों का। अब कंक्लूजन का मतलब होता है जो उन्होंने निकाला है कि यार हमने ये रिपोर्ट देनी है, कि एडवर्स रिपोर्ट देनी है या क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, इन केस अगर वो मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहते हैं, और अगर वो क्लीन ओपिनियन देना चाहते हैं तो जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन रहेगी ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहा है, अगर वो देना चाहते हैं तो रिपोर्ट इश्यू होने से पहले ये प्रोसेस होता है। बिकॉज आप खुद समझो, अगर बिग फोर ऑडिट करने गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का और वो और रिपोर्ट इशू करके आ जाए, उसके बाद बोलते हैं जी अब रिव्यू करते हैं, ऑडिटर जो ऑडिट करके आए हैं अगर रिव्यू करेंगे और रिव्यू में कोई पॉइंट्स निकलते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम रह गई, ऑडिट करने में प्रॉब्लम रह गई, कमी रह गई, कुछ चीज रह गई, तो फिर से तो आप कर नहीं सकते ऑडिट, बिकॉज आप रिपोर्ट इशू कर चुके हो। तो रिपोर्ट इशू करना लास्ट टास्क होता है, सबसे लास्ट काम होता है। तो रिपोर्ट इशू होने से पहले ये काम होता है, जो भी रिव्यू पॉइंट्स निकलेंगे, EQCR रिव्यूअर जो भी पॉइंट निकालेगा वो सारे क्लोज होते हैं, तभी जाकर के फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है क्लाइंट को, ठीक है। तो ये MCQ में क्वेश्चन आपको दिखेगा कि रिपोर्ट इशू करने से पहले करता है बाद में करता है, रिपोर्ट इशू होने से पहले ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो पर्सन करता है उसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ठीक है। एंगेजमेंट टीम क्या होती है? जो टीम ऑडिट करने के लिए जा रही है, दैट टीम, जो लोग हैं उसके अंदर, उस टीम को, उस पूरे ग्रुप को बोल दिया एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट मतलब जो सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, और टीम मतलब ग्रुप मतलब वो टीम। सबसे मेन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी एक्सपर्ट जो कॉन्ट्रैक्टेड है, जो हायर किया है, जो अपॉइंट किया है ऑडिटर ने, उस एंगेजमेंट टीम ने, उस फर्म ने, उस असाइनमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए, वो एक्सपर्ट भी उस एंगेजमेंट टीम का पार्ट होता है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ की MCQ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैनेजमेंट ने एक पर्सन ने एक्सपर्ट अपॉइंट किया, मान लो ग्रेचुटी वैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट किया, ग्रेचुटी वैल्यूअर अपॉइंट किया, जो ग्रेचुटी का सर्टिफिकेट देता है ऑडिटर को। ऑडिटर को ग्रेचुटी चेक करनी होती है तो उसको कैलकुलेशन वगैरह सब बना करके देता है, वो एक्सपर्ट होता है, वो ग्रेचुटी की फील्ड में, लीव एनकैशमेंट की फील्ड में, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट्स की फील्ड में, तो उसने बना करके दिया। जब जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, क्या वो पार्ट होगा उस एंगेजमेंट टीम का? बिकॉज वो ऑडिट करने में हेल्प करवा रहा है, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो यूज कर रहा है ऑडिटर। नहीं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट कभी ऑडिट टीम का पार्ट नहीं होता, एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता। ऑडिटर ने, अगर ऑडिटर ने अपनी तरफ से कोई एक्सपर्ट हायर किया है, अपॉइंट किया है, वो पार्ट होता है एंगेजमेंट टीम का, ठीक है सर। तो ये हम आपको अभी प्रैक्टिकल दिखा भी देंगे, मतलब एग्जाम्पल के साथ, कि कैसे आप लोग इसको बेटर और तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फॉर अ टाइम बिंग क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन आती है वो आती है आपकी सर, सॉरी, नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो आती है आपकी नेटवर्क एंड नेटवर्क फर्म। दिस वन, नेटवर्क और नेटवर्क फर्म क्या होती है? नेटवर्क फर्म का मतलब जो नेटवर्क का हिस्सा है, और नेटवर्क का मतलब वो कोई ब्रांड नेम है, ठीक है, कोई बड़ा नाम है, ब्रांड नेम है, जिसके नाम से भाई रुतबा है, जिस चीज का, जिस नाम का रुतबा है, जिसको लोग जानते हैं, ठीक है। मतलब मैं हूं ब्रांड, कहते हैं ना कि मैं ब्रांड हूं, तो वो ब्रांड है, वो चीज, वो लार्जर स्ट्रक्चर है, वो लार्जर कॉर्पोरेशन है, जिसके अंदर बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं, और जो उसके नाम से हर कोई जानता है उन सारी फर्म्स को। उन सारी फर्म्स के अपने आप में कोई नहीं जानता उनको, बट अगर आप उसका नाम लोगे कि हम KPMG, सपोज KPMG है, अगर आप बोलोगे हम KPMG का पार्ट है, तो KPMG के नाम को लोग जानते हैं, बट KPMG में बहुत सारी फर्म्स हैं जो मर्ज हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो उन फर्म्स का नाम आप बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, तो वो जो KPMG वर्ड है ना, दैट इज अ ब्रांड नेम, दैट इज अ लार्जर स्ट्रक्चर, और जो फर्म्स है वो उसकी नेटवर्क फर्म्स है सारी, ठीक है। और वो ऐसा क्यों करता है? नेटवर्क क्या होता है, क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क इसलिए इकट्ठा हुआ है, इसलिए नेटवर्क बनाया, बिकॉज उनके पास कॉमन ओनरशिप हो सकती है, उन लोगों की कॉमन ओनरशिप है, उनके जो ओनर है वो सेम है फर्म्स के, तो उन्होंने एक बड़ा ग्रुप बना दिया उनको मर्ज करके, और उसको एक ब्रांड नेम दे दिया। या हो सकता है वो जो नेटवर्क है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसने अपने अंदर बहुत सारी फर्म्स को इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी फर्म्स साथ जुड़ गई, तो सारी उसके अंदर समा गई, ठीक है। या हो सकता है उनकी कॉस्ट कॉमन हो, इसलिए पर्पस कुछ भी हो सकता है नेटवर्क बनने का, कॉस्ट कॉमन हो सकती है, ओनरशिप कॉमन हो सकती है, प्रॉफिट कॉमन हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन हो सकता है, रिसोर्सेज, ये सारी रिसोर्सेज है जो कॉमन रिसोर्सेज के लिए वो लोग एक साथ आए, नेटवर्क बनाया, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, और उनकी सबकी कॉमन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद एक आपकी जो डेफिनेशन है वो है आपकी रीजनेबल एश्योरेंस। ये जो वर्ड है ना, रीजनेबल एश्योरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके लाइफ टाइम काम आएगा IAS, और ये आपके पूरे स्टैंडर्ड्स में, पूरे ऑडिट में आपका हर जगह छाया रहेगा, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है आपका, इसका मतलब समझना है ना आपको, तो आप क्या काम करो, आप यहाँ पे 100% लिखो, 100 लिखो, 100
और यहाँ पे डालो परसेंटेज और इसको करो आप क्रॉस, बड़ा सा काटा। इसका मतलब क्या है, 100% नहीं है ये। रीजनेबल एश्योरेंस 100% काटे का मतलब अभी आपको समझ में आया क्यों। जब भी आप पढ़ते हो ना, कई बार हमें ऐसी चीजें ऐसे समझनी पड़ती है उल्टे तरीके से, यार इसका मतलब ये है, हम ऐसे समझते हैं, बट कई बार हमें समझना पड़ता है यार इसका मतलब ये नहीं है, ये तो इसका मतलब नहीं है, तो उससे उसका मतलब समझ में आता है। तो यहाँ पे यही हुआ है, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब 100% एश्योरेंस नहीं होना, 100% से कम होना, 99, 99.9, 95, 90, लो भी नहीं, मॉडरेट भी नहीं, हायर लेवल, बट 100% नहीं। 100% एश्योरेंस नहीं है, इसलिए 100% लिख करके काटा मारा है कि 100% एश्योरेंस ये नहीं है, 100% से कम है दोस्त। खुद लिखा हुआ है अ हायर बट नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इज 100%, ठीक है। हायर का मतलब 100% से कम, वो कितना भी हो सकता है। रीजन क्या है इसका, एश्योरेंस का मतलब होता है आप जो सेटिस्फेक्शन दे रहे हो अपनी रिपोर्ट के थ्रू लोगों को कि आपने जो रिपोर्टिंग की है उसके बेसिस पे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, वो एस्टिमेट लगाते हैं, मतलब वो आइडिया लेते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। आप फिर यहाँ पे पब्लिक कंपनी के बारे में सोचो, बड़ी कंपनी के बारे में जिसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है। छोटी कंपनी के बारे में, स्मॉल साइज कंपनी के बारे में मत सोचना, ठीक है। आप सोचोगे यार स्मॉल साइज कंपनी में रिपोर्ट दिया तो क्या काम क्या हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत फर्क पड़ता है हर एक कंपनी में वैसे तो ऑडिटर्स की रिपोर्ट का, लेकिन जो बिगर एंटिटी है, जो पब्लिक एंटिटी है, जो लिस्टेड कंपनी है, उसमें करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल सत्यम कंपनी जो थी, वहां पे पीडब्ल्यूसी का नाम आया था कि पीडब्ल्यूसी ने कुछ गलतियां की और उनकी ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी चीजें नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लाखों लोगों का पैसा डूबा है, मतलब इतने लोगों का पैसा डूबा है, लोगों ने सुसाइड कमिट किए हैं, बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होता सब ट्रू एंड फेयर व्यू है। जब ट्रू एंड फेयर व्यू है तो फिर फ्रॉड निकला ना, तो आपकी रिपोर्ट बहुत बड़ा बेस होती है, बहुत लोगों की लाइफ से जुड़ी होती है, उनके पैसे का इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया हुआ है वो ट्रस्ट उस रिपोर्ट से जनरेट होता है बहुत लेवल लार्जर स्ट्रक्चर पे, तो एश्योरेंस मिलती है आपकी रिपोर्ट से, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। तो वो जो रिपोर्ट लेकिन आप देते हो ना, वो आप 100% इसलिए नहीं बोलते कि 100% आइटम ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% ठीक है, बिकॉज आप 100% चीजें चेक नहीं कर पाते। आपको पता है ना, सैंपलिंग वर्ड ऑडिट सैंपलिंग ऐसे 530, तो आप जब सैंपलिंग कर रहे हो, आप 100% आइटम जब चेक नहीं कर रहे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि 100% चीजें ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने जो 100% आइटम चेक किए, सॉरी जो आपने सैंपल आइटम चेक किए, जो आइटम आपने सैंपल में चेक नहीं किए उसके अंदर कुछ एरर थे, कुछ फ्रॉड के चांसेस थे, प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, बट आप अपने प्रोसीजर्स ऐसे अप्लाई करते हो कि चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब है नेग्लिजिबल है बट जीरो तो नहीं है ना, नेग्लिजिबल इज अगेन अ वर्ड जहां पे कम हो गए बट जीरो नहीं हुए, हो सकते हैं। बट आपका जो काम है, आपकी जो ड्यूटी है, जो लॉ ने आपको ड्यूटी दी है, आपको रीजनेबल एश्योरेंस देना है, आपको 100% एश्योरेंस देना कि आपकी लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की, वहां पे मैनेजमेंट की जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं बहुत जगह पे, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स पे, बहुत सारी अमाउंट्स के ऊपर, एरियाज के ऊपर, तो वहां पे आप 100% नहीं बोल सकते ठीक है। वो सिचुएशन वाइज, वो ऑडिटर वाइज चेंज भी हो सकता है, वहां जहां जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे अमाउंट चेंज भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, आप जो ऑडिट कर रहे हो वहां पे अब कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करना कई बार जरूरी होता है कि आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है, टाइम नहीं होता और काम बहुत ज्यादा होता है, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कम टाइम में आप ज्यादा आउटपुट दो या 100% चीजें चेक कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है चेक करना। डाटा उनका ह्यूमंगस डाटा होता है, ठीक है, बहुत लार्जर डाटा होता है, कंपनीज का टाइम उतना होता नहीं है चेक करने के लिए। तीसरी चीज आपकी होती है कि आप जो रिपोर्ट दे रहे हो, मैंने बताया आप सैंपल बेस पे चेक कर रहे हो, 100% आइटम आप चेक नहीं कर रहे, तो जब सैंपल बेस पे चेक कर रहे हो, तो जब 100% चेक नहीं कर रहे तो 100% आप बोल भी नहीं सकते कि चीजें ठीक है। ये 3 रीजन होते हैं, 3 इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं मेन, जिसकी वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि जो ऑडिट जो रिपोर्ट आप दे रहे हो वो 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रही है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पे थोड़ा डिस्कशन किया, क्योंकि आगे भी आपको हर जगह मिलेगा, तो 100% लिख करके काट देने का, इसको काट दोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है। उसके बाद आप ये पढ़ सकते हो स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट्स, ठीक है, कि स्टेटमेंट क्या होती है, गाइडेंस नोट क्या होता है, मैंडेटरी, रिकमेंडेटरी। अगेन एमसीक्यू में कुछ आएगा तो आएगा, वैसे इस पे कोई वैसे क्वेश्चन बनना वैसे ही बन सकता है, बट आप ये वाली जो चीज है ना, स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट, ऊपर जो AASB के बारे में था वो हम चैप्टर 1 में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बट चैप्टर 1 में अच्छे से कवर करेंगे उसको। क्लास नोट्स में हम जाते हैं एक बार, और हम यहाँ पे ना हमने कुछ डेफिनेशंस अभी देखी थी, वो हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। ये देखो मैंने नाम लिया था KPMG का, जो हम नेटवर्क और नेटवर्क फर्म की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, मीनिंग समझ रहे थे, वो ये है, दिस इज अ ब्रांड, इसको हम बोलते हैं ये ब्रांड है, KPMG ब्रांड है। उसके अंदर फर्म देखो, ये सारी क्या है, नेटवर्क फर्म्स है, ये सारी नेटवर्क फर्म्स है, तीनों की तीनों, ये सारी नेटवर्क फर्म है, लिखा है नेटवर्क फर्म, ये सारी की सारी इस फर्म का हिस्सा है। साइनिंग इंडिया में जो ऑडिट रिपोर्ट की होती है वो होती है KPMG के नाम से नहीं होती, वो होती है BSR के नाम से, BSR एंड को, BSR एंड एसोसिएट, BSR एंड LLP। बट जो क्लाइंट को आप पूछोगे ना BSR क्या है, वो बोलेंगे KPMG है, ये KPMG का पार्ट है वो, ठीक है। तो ये सारी नेटवर्क फर्म्स है और ये बिगर नेटवर्क है उसका, ठीक है, बड़ा नाम
केपीएमजी का है, बट ये सारी फर्म के नाम से, साइनिंग फर्म के नाम से होती है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन, आप सेकंड मीनिंग हमने देखा एंगेजमेंट पार्टनर, टीम और रिव्यू एंड रिव्यूअर का। आप खुद देख लो, ये एंगेजमेंट टीम है, ये पूरी ये ऑडिट करने के लिए गई है, यहाँ से ये ऑडिट करने के लिए गई है यहाँ पे, ठीक है। ए लिमिटेड पे एक क्लाइंट है, लिस्टेड क्लाइंट है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और ये केपीएमजी थी, उसकी एक फर्म है BS एंड को, ये ऑडिट करने के लिए गई, इन्होंने ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाई और एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ यहाँ पे, जो उसी फर्म के दूसरी नेटवर्क फर्म का पार्ट है, दूसरी फर्म से अपॉइंट हुआ है। टीम अपॉइंट होती है, पर्सन अपॉइंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसको बोलते हैं EQCR पार्टनर भी हो सकता, पार्टनर होता है ये, रिव्यूअर है ये क्या करेगा, रिव्यू करेगा दो चीजें, सिग्निफिकेंट जजमेंट और कंक्लूजन जो निकाले हैं इस ऑडिट, इस एंगेजमेंट टीम ने। और ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है ये, फाइनल वाली नहीं है, ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद फाइनल होगी जब भी अपनी फाइंडिंग्स निकाल लेगा और उस पर सारी पॉइंट्स क्लोज हो जाएंगे इसके, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट इश्यू होगी, ठीक है। तो ये आपका एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर, EQCR और EQCR रिव्यूअर आपका, ठीक है, इसके अंदर आ गया। उसके बाद आपकी थर्ड डेफिनेशन, हमने जो एक और डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी एक्सपर्ट के बारे में। तो एक्सपर्ट के बारे में आपको दिख रहा है ये ऑडिटर्स का एक्सपर्ट है। ऑडिटर का एक्सपर्ट हमेशा मैनेजमेंट का पार्ट होगा, एंगेजमेंट टीम का पार्ट होगा, वो मैनेजमेंट का नहीं, सॉरी, एंगेजमेंट टीम का पार्ट होगा। वो कभी भी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कभी भी ऑडिट टीम का पार्ट नहीं होगा। ये देखो, ये आपकी वो है, सॉरी, ये आपकी वो है, क्या कहते हैं उसको, एंगेजमेंट टीम है जो यहाँ पे, सॉरी, ऑडिट करने के लिए गई है। ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट पे एक ERP सिस्टम लगा हुआ है, मान लो SAP लगा हुआ है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बहुत बड़ा जो लगा हुआ है ERP सिस्टम। बट इसके अंदर ना कुछ इंटरनल ट्रांजेक्शन से चेक करनी है, मान लो लॉग चेक करने हैं, सिस्टम के लॉग्स होते हैं, कब किसने कितने बजे क्या क्या सिस्टम के साथ किया, कितनी ट्रांजेक्शन क्या की, वो डिटेल में अंदर जाकर के ओपन करके ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री में जाकर के चेक करना है। बट वो इन ऑडिटर्स लोगों को नहीं आता, इनको नहीं आता, एंगेजमेंट टीम को नहीं आता, बिकॉज इन लोगों को अकाउंटिंग की नॉलेज है, इनको AS आते हैं, इंडेस आते हैं, इनको कंपनी एक्ट आता है, इनको इनकम टैक्स एक्ट आता है, इनको ये एक्ट वगैरह आते हैं पूरे, इनको नॉलेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स की, एसेट्स की, लायबिलिटी की, इनकम की, एक्सपेंस की। बट इनको सिस्टम के अंदर घुस के नहीं चेक करना कि कैसे वो चेक होएगा। तो उसके लिए इन्होंने बोला यार KPMG को कि हमें एक एक्सपर्ट दे दो, हमारी ही फर्म से कोई पर्सन जो इस चीज का एक्सपर्ट हो, या बाहर से बुला के दे दो, बट हायर इन कौन कर रहा है, ऑडिटर ने बोला, ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया। तो KPMG एडवाइजरी से जो दूसरी फर्म है, कंपनी है इसी नेटवर्क की, उससे एक बंदा आया, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सपर्ट आया, जो चीज आकर के चेक कर रहा है। तो ये जो एक्सपर्ट है ना, ये जो एक्सपर्ट है, जिस एंगेजमेंट टीम का एक तरीके से पार्ट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ऑडिटर्स एक्सपर्ट है वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट होता है, और जो मैनेजमेंट का जो अगर एक्सपर्ट होगा वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज है इसमें जो भी हम कवर करेंगे आगे, ये वाला जो पूरा डायग्राम सा बना हुआ है इसको भी हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ये अब हम आते हैं अपने मेन स्टैंडर्ड SQC1 पे। हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या होता है, ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क फर्म क्या होते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। सारी डेफिनेशंस हमने, मीनिंग हमने अच्छे से समझ ली क्या क्या होते हैं, बिकॉज ये सारे इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं SQC1। SQC1 का आपको नाम क्लियर है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप नाम याद कर लो, SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, ठीक है। तो SQC1 का नाम आपको याद हुआ, नंबर याद हुआ, ओनली वन ही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC1, ठीक है। तो इसमें ये अब चीज बोलता है आपको ना, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, कोई स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, जो थ्योरी है ज्यादा, मतलब जिसमें कंटेंट है, थ्योरी लिखा हुआ ज्यादा कंटेंट है, पढ़ने वाला कैलकुलेशंस नहीं है जिसके अंदर, तो वहां पे आपके पास 1 लाइनर 2 लाइनर होने चाहिए उस एक पेज के लिए, पूरे के लिए, या उस कॉन्सेप्ट के लिए। अगर काफी सारा कॉन्सेप्ट है, कोई एक पूरा बना हुआ कंटेंट, उसके लिए आपके पास 1 लाइनर 2 लाइनर कॉन्सेप्चुअली मीनिंग होना चाहिए। तो SQC1 क्यों पढ़े सर हम? आप बोल रहे हो सर SQC1 क्यों पढ़े, मैं SQC1 नहीं पढ़ना, मेरे को क्यों पढ़ूं मैं SQC1? पढ़ के मेरे को लाइफ में क्या मिलेगा, मतलब ऐसा क्या है SQC1 में कि मैं इसी को पढ़ूं, मैं कुछ ना पढ़ूं, और मेरे को लाइफ में क्या शांति मिलेगी इसको पढ़ के? तो दोस्त, आपको क्या शांति मिलेगी, मैं आपको शांति देता हूं। क्या SQC1 का रीजन है बहुत अच्छा, क्या? जैसे आप खुद देखो,
आप एज ए ऑडिटर जब रिलायंस इंडस्ट्री पे गए हो बिग फोर से, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी क्या कि यार रिलायंस इंडस्ट्री पे ना क्वालिटी मतलब सॉरी इंटरनल जो कंट्रोल्स होंगे ना वो बहुत अच्छे होंगे। इंटरनल कंट्रोल बोले तो उनका मैनेजमेंट आपको डाटा प्रोवाइड करेगा टाइम से, उनके जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइंस हो रखे होंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन होंगी प्रॉपर हर एक चीज का, हर एक ट्रांजेक्शन का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाउचिंग जो बोलते हैं ना, वाउचिंग वर्ड जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो आप करोगे, या एक चीज बोलते हैं आप टीओसी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल की जो टेस्टिंग होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो वो चीज आप वहां पर जाकर के दोनों चीज चेक करते हो कि यार कंट्रोल्स प्रॉपर है या नहीं है, वाउचिंग मतलब हर एक चीज का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो सही से मिले, इंटरनल कंट्रोल अच्छे हो, उन्होंने जो काम किया हो वो क्वालिटी हो उनके काम में मेंटेन करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी प्रॉपर पिक्चर डिपिक्ट कर रही हो, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हो, एज एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब उन्होंने क्वालिटी मेंटेन की हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। तो जब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो क्वालिटी चीजें, इंटरनल कंट्रोल सब एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्लाइंट भी आपसे ये चीज एक्सपेक्ट करता है कि जब उसके वहां पे आप ऑडिट करने जाओगे, सर्विस देने जाओगे, तो आपकी जो टीम जाएगी उनके अंदर कुछ क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनके अंदर, उनको पता होना चाहिए कि काम कैसे करते हैं, दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस उनको आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, वो उनका बिहेवियर वैसा होना चाहिए, ठीक है, उनको पता होना चाहिए एथिकली कैसे काम करना है, इंडिपेंडेंटली वो आने चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए उनके माइंड में, उनके अपीयरेंस के अंदर, ठीक है, और उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करिए क्लाइंट के डाटा की, ठीक है, उनकी जो टीम आए वो प्रॉपर टीम आए, अगर 10 लोग रिक्वायर्ड हो तो 10 लोग आए, बल्कि 11 ही आए, ठीक है, उनका जो पार्टनर है उसको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता हो, वो जो काम करे उनका वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करें, कि कल को अगर केस लगता है, स्क्रूटनी में कोई केस आता है, कुछ भी होता है कंपनी के ऊपर, तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे ऑडिटर्स ने ऐसी चीज की है, तो हमारे ऑडिटर्स के पास उसका पूरा चीज चेक कर सकते हो आप, ठीक है, तो ऑडिटर्स भी आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है ऑडिटर्स के पास उस चीज का, ठीक है। तो वो चीज कब होगी, जब आपको वो स्टैंडर्ड्स पता होंगे क्या क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स है, तभी तो आप क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन मीट कर पाओगे एज ए सीए जब आप ऑडिट करने जाओगे। तो वो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स क्या है जो क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो आपको बताता है SQC1, इसलिए SQC1 पढ़ना जरूरी है। अगर आपने SQC1 नहीं पढ़ा तो आपको समझ में कैसे आएगा क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। जैसे आप भी तो क्लाइंट के पास जाके बोलते हो ना, आपकी ये कंट्रोल अच्छा नहीं, ये कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो उन कंट्रोल की नॉलेज आपने ली है तभी आप क्लाइंट पे जाके बोल रहे हो। तो इनकी नॉलेज अगर आप लोगे तभी तो आप क्लाइंट जब आपको बोलेगा यार आप इंडिपेंडेंट नहीं हो या कॉन्फिडेंशियलिटी आपने मेंटेन नहीं की, तो आपको पहले मतलब तो पता हो कॉन्फिडेंशियलिटी होती क्या है, इंडिपेंडेंस होती क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होती क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, क्लाइंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू कैसे करते हैं, आपको वो पता होगी तभी तो क्लाइंट अगर आपको उस पर चैलेंज करता है तो आपको पता होगा ना कि देखो हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है इसका इंडिपेंडेंस का, ये हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये चीजें हमने की है सारी अपने स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के, ये मेंटेन किए हैं, ये हमारे पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है, ठीक है। तो वो आपको कौन बता रहा है, वो आपको SQC1 समझा रहा है यार ये स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको सीखने हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन आप बेस्ट वे से मीट कर सको, ठीक है। तो अब आपका मैंने बता दिया इसका क्या तरीका है, इसको पढ़ने का, समझने का। सोचो आप क्यों SQC1 पढ़ रहे हो, इसलिए आप पढ़ रहे हो, ये नहीं पढ़ा तो आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे काम की, आपको कैसे समझ में आएगा क्लाइंट को क्या चाहिए, ठीक है। तो SQC1 आपकी सारी फर्म्स पे लगता है, वो चाहे ऑडिट कर रही हो, रिव्यू कर रही हो या एश्योरेंस एंगेजमेंट दे रही हो, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक एक चीज स्किप हो गई है, वो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा नोट्स में, जो रिलेटेड सर्विसेज दे रही है ना उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। और ये जो क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अंदर जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो ऑब्वियसली उतने एक्सटेंट तक एप्लीकेबल होंगे जैसे जैसे जो फर्म क्या कहते हैं आपका जो फर्म का नेचर है, फर्म के जो क्लाइंट है, फर्म का जो साइज है, अकॉर्डिंगली होगा। अब बिग फोर है, बिग फोर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे ये चीजें अप्लाई करती है। मीडियोकर फर्म है, स्मॉल फर्म्स है, सीए फर्म्स, वो उतने लेवल तक अप्लाई नहीं कर पाते, उनके पास रिसोर्सेज की इतने सफिशिएंट नहीं होते या उतने लेवल क्लाइंट नहीं है। तो जितना आपसे एप्लीकेबल हो सकता है आपको उतना एप्लीकेबल करना है, मैक्सिमम ट्राई करना है आपको उसको एप्लीकेबल करने के लिए, ठीक है। अब इसके दो ऑब्जेक्टिव है। आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, क्लाइंट को क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड आपको अच्छे से लगाने हैं वहां पे जब आप जाओगे काम करने। तो उसके लिए दो चीजें आपके पर काम करने, दो चीजों पे आपको काम करना है। क्या, फर्म और उसके जो पर्सनल है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उसके पार्टनर्स हैं, जो भी सीए जो काम करने जा रहे हैं, उन सबका, और जो फर्म है वो सारी फर्म कंप्लाई करे, माने, समझे किसको, जितने भी उनपे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बोले तो ये जो स्टैंडर्ड्स की हम बात करें, जो पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, रिव्यू एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड्स अगर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो वो वाले, ठीक है, एश्योरेंस वाले, रिलेटेड सर्विसेज वाले, या कोई और
ऐसे स्टैंडर्ड्स जैसे प्रोफेशनल एथिक्स है, जब आप सीए फाइनल में आओगे तो आप पढ़ोगे प्रोफेशनल एथिक्स, वहां पे कुछ चीजें दी हुई है जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, जो माननी पड़ती हैं एज अ प्रोफेशनल, आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। शेड्यूल्स दिए हुए हैं, वो चीजें आपको माननी पड़ेंगी। या कोई भी लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, सपोज आप कंपनीज एक्ट में अपॉइंट हुए तो कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। जो सेक्शन बोलता है, जो राइट्स देता है, जो ड्यूटीज देता है, जो प्रोहिबिशंस लगाता है आपके ऊपर, ठीक है, कि कब अपॉइंट हो सकते हो, कब नहीं हो सकते, कब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सी एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स लिखी है आपको वो माननी पड़ेगी। या कोई और स्पेसिफिक एक्ट के अंदर आप अपॉइंट हुए और काम कर रहे हो तो उस एक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, दैट इज फर्म और उसके पर्सनल को वो कंप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो रिपोर्ट्स आप दोगे, जो भी आप रिपोर्ट दे रहे हो ना फ्रेंड्स, दोस्त, जो भी आप रिपोर्ट दे रहे हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आपका काम क्या, आपको बुलाया क्यों है, आपको वहां पे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख करके संगीत मतलब प्ले करने के लिए, म्यूजिक प्ले करने के लिए नहीं बुलाया, आप उसके बेस पे एक रिपोर्ट दोगे। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देखा जी सब ठीक है चलो, अरे आप जो बोलोगे उस वो रिपोर्ट की फॉर्म में बोलते हो, रिपोर्ट के अंदर लिखते हो कि ये एरिया ऐसा था, इस एरिया में सब कुछ ठीक था, या सब कुछ ही गंदा था, कुछ चीजें गंदी थी, या कुछ सब कुछ ठीक था, ठीक है, हमें पता नहीं लगा कुछ ठीक था नहीं था, तो आप रिपोर्ट के थ्रू देते हो, ठीक है। वो जो रिपोर्ट होगी वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए उस सर्कमस्टांस में, मतलब जैसी होनी चाहिए थी वैसी, ठीक है, जब जैसी होनी चाहिए थी तब वैसी। का कहने का मतलब क्या है, आपने अगर मान लो ऐसे सर्कमस्टांस थे जहां पे आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देना था, ठीक है, जहां पे कुछ एरियाज में आपको लगा कि ऐसे एरियाज हैं जहां पे मिस स्टेटमेंट्स है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है, बट उनका जो इंपैक्ट है ना पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी नहीं पड़ रहा, तो आपको वहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन देना था। क्वालिफाइड ओपिनियन, एज पर क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको साथ में समझा दिया। और क्वालिफाइड ओपिनियन कब देते हैं, जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे के पूरे अफेक्टेड ना हो उससे, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो। जब आपने क्वालिफाइड ओपिनियन देना था तो आपने वहां पे क्या किया, क्लीन ओपिनियन दे दिया, तो आपने क्या किया, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया है उस सर्कमस्टांस में। सर्कमस्टांस कैसा था, क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाला, आपने दिया कौन सा, क्लीन ओपिनियन, तो आपने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने एसक्यूसी 1 की ये बात फॉलो नहीं की, उसका ऑब्जेक्टिव आपने मीट नहीं किया, तो आपने एसक्यूसी 1 फॉलो नहीं किया, तो इसको हम ये आपके दो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि रिपोर्ट्स आपकी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नाउ हम लोग इसके आते हैं मेन कंटेंट पे, जो आपके एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स हैं इसके, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं इसके। तो ये 6 एलिमेंट्स बहुत ही शानदार एलिमेंट्स हैं, इनमें आपको प्रैक्टिकली इतना मजा आएगा ना, काम जब आप करोगे आप प्रैक्टिकली, ये भी आपको लग रहा है थ्योरी है, बट आप इस थ्योरी को प्रैक्टिकली समझो कि प्रैक्टिकल जब आप करोगे ना तो आपको एक एक पॉइंट वहां पे देखने को मिलेगा, क्लाइंट पे भी, अपनी फर्म के अंदर भी, अगर आप उस फर्म में ऐसा स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, और क्वेश्चंस आपके ऐसे सोल्व हो जाएंगे तुरंत, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके ये 6 एलिमेंट्स है, इसका एक हमने मेमोरी टेक्निक भी बनाया है, ये मैं मार्क कर देता हूं कि हमने जो बनाया है मेमोरी टेक्निक, वैसे नीचे मार्क है, लिखा भी हुआ है मेमोरी टेक्निक, वो नीचे जो नोट्स दिए हुए हैं लिंक में। तो ये LECHEM लेचम करके कुछ बनेगा, मतलब इतना अच्छा नहीं बन रहा, बट ठीक है, एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन, और एग्जाम में आ भी चुका है कि 6 के 6 एलिमेंट्स पे, तो आपको याद रहने चाहिए 6 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके हम 1 बाय 1 ये पढ़ते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये आपके 6 एलिमेंट्स हैं। लीडरशिप, पहला आता है आपका लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है यार, जो लगा रहा है, जो वो स्टैंडर्ड्स लगा रहा है, जो बोल रहा है कि आपको स्टैंडर्ड्स ये वाले फॉलो करने, अगर वो खुद ही फॉलो नहीं करेगा, वो खुद ही नहीं मानेगा उनको, तो क्या नीचे वाली जनता जो है उसके, वो काम करेगी क्या। अरे अगर मैं बोल दूं कि पीएम साहब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, अगर वो खुद कोई चीज लगा रहे हैं, रेगुलेशन लगा रहे हैं, रूल लगा रहे हैं, पॉलिसी लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको, तो क्या वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके जो नीचे जो लोग है कंट्री में उनके लिए, नहीं कर रहे ना। तो ऐसे ही जैसे फर्म है, सीए फर्म है, अगर वो सीए फर्म में जो उनके जो डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, जो हायर लेवल अथॉरिटी है, सीईओ है, मैनेजिंग पार्टनर्स हैं, ओनर्स हैं, अगर वो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, उनको खुद को नहीं पता होगा, तो जो उनके साथ में जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो अदर जो लोग हैं, वो कैसे उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एसक्यूसी को अप्लाई करना और उसको फॉलो करना। तो उनको एक इंटरनल कल्चर मेंटेन करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है पूरी फर्म के अंदर कि भाई क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जो कमिटमेंट है वो आउटमोस्ट है सारी एंगेजमेंट के अंदर, हमें क्वालिटी को बेस्ट तरीके से मेंटेन करना है हर जगह, वो उनको ऐसा कल्चर डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। और
उनको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि कुछ भी अगर हुआ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सपोज जैसे एग्जांपल आपने दिया सत्यम का, सत्यम कंपनी का अगर आपने एग्जांपल लिया सत्यम का, तो सत्यम के केस में क्या हुआ, कंपनी जब बर्बाद हुई, जब सत्यम बर्बाद हुई तो उस केस में पीडब्ल्यूसी पूरी फर्म का नाम बेकार हुआ, पूरी फर्म ने कि ऐसा किया है भाई। तो उसमें आपको पता है किस पार्टनर ने ऐसा किया था, किस आर्टिकल ने ऐसा किया था, किस सीए ने ऐसा किया था, कौन सी टीम थी, क्या था, वो डीप डाउन नॉलेज हो सकती है निकलवा, मतलब आ सकती है न्यूज में, बट पूरे ब्रॉडर वे पे किसका नाम खराब होता है, कोई बोलता है पीडब्ल्यूसी का था वो, तो पीडब्ल्यूसी की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है जो फर्म है, जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फर्म की है, उसके अंदर जो लीडरशिप है ना, फर्म का मतलब क्या है, उसके जो सीईओ है, जो उसके मैनेजर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, हायर लेवल जो पार्टनर्स हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फर्म है पूरी, वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस फर्म का नाम खराब होता है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है। तीसरी चीज क्या बोलता है, जो कमर्शियल कंसिडरेशन है वो कभी भी ओवरराइड नहीं करना चाहिए आपके जो क्वालिटी की कमिटमेंट है उसको, मतलब जो पैसा मिल रहा है, जो फीस मिल रही है ना आप लोगों को, जो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है काम करने के, सर्विस देने के बजाय, मतलब बदले में, वो आपका कभी भी लिंक ना हो क्वालिटी से कि हमें पैसा कम मिला तो हमने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी, या हमें पैसा ज्यादा मिला तो हमने यहाँ पे क्वालिटी भर के दी। ऑब्वियसली वो नेचर है, वो जनरल सेंस है कि आपको पैसे कम मिलेंगे तो आप काम अकॉर्डिंगली करोगे, बट क्वालिटी कमिटमेंट हमेशा हर असाइनमेंट में आपको रखनी है, वो मोर और लेस डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए ओनली ऑन कमर्शियल कंसिडरेशन, ये बोल रहा है। और आपकी जो फर्म के अंदर जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है लोगों की, या जो कंपनसेशन जो पॉलिसीज है, जो प्रमोशंस हैं, वो क्वालिटी को लेकर के उसकी क्वालिटी से कोई लिंकेज कर सकते हो, बट क्वालिटी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने कोई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के ऐसे स्टैंडर्ड रख दिए या कंपनसेशन या प्रमोशन के स्टैंडर्ड ऐसे रख दिए जिससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये वाला पॉइंट, ये अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आपने यार बड़े बड़े बोल तो बोल दिए, ठीक है, तो मतलब वही बोला ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब कहने का मतलब आपने बड़े बड़े बोल दिए कि हमें क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल चाहिए फर्म में, सब कुछ चाहिए हमें, ऐसे बेस्ट सर्विस देंगे, ये देंगे, वो देंगे, दुनिया करेंगे। लेकिन दुनिया तो आप कर दो, लेकिन आपको दुनिया करने के लिए आपको अपने पास दुनिया चाहिए भी तो। कैसे मतलब आपको रिसोर्सेज तो चाहिए, रिसोर्सेज का मतलब है आपको अपने पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, पूरी टीम्स चाहिए, आपको ट्रेनिंग्स देनी है उनको, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको हर एक को सिस्टम देने पड़ेंगे, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको हर इतना, मतलब अपनी फर्म को उस लेवल पे बनाना पड़ेगा कि लोग उस चीज को समझे कि क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है, उनको उस चीज का पूरा आपको नॉलेज, ट्रेनिंग, सब कुछ सिखाना पड़ेगा, तभी क्वालिटी मेंटेन होगी। और सिखाओगे कैसे, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट मतलब जो आप रिसोर्सेज डिप्लॉय करोगे, तभी आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पहला पॉइंट, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसमें आपको काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलेंगी। दूसरा जो पॉइंट है वो एथिकल रिक्वायरमेंट का। एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है भाई, आपके अंदर शिष्टता, ठीक है, आपके अंदर सभ्यता, आपके अंदर मतलब क्या बोल सकते हैं आप उसको, हिंदी में थोड़े कम वर्ड आते हैं मेरे को, बट ये सब चीजें होनी चाहिए। कहने का मतलब इंटीग्रिटी, ये शिष्टता, ठीक है, सभ्यता, ये सब बोलते हैं ना इसको, कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है वैसे मोरल साउंडनेस, ठीक है, इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी एविडेंस के बेस पे आप बोल रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, ऐसे नहीं बोल रहे हवा में, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी जो वर्ड है वो आया है एविडेंस के बेस के ऊपर, और वो सब्जेक्टिविटी वर्ड के बिल्कुल अपोजिट है। सब्जेक्टिविटी वर्ड का मतलब होता है जहां पे सिचुएशन के बेस पे, लोगों के बेस पे ओपिनियन, डिसीजन, ठीक है, लाइकिंग डिसलाइकिंग के बेस के ऊपर चेंज हो सकता है, ओपिनियन चेंज हो सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिविटी क्या है, अगर वो फैक्ट उसके पास है तो उसका डिसीजन भी सेम होगा, मेरे पास है तो मेरा डिसीजन भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पूछता हूं आपके पास अभी टाइम क्या हुआ है, आप बोलोगे सर अभी 7 बजे हैं, तो 7 जो बजे हैं वो आपकी घड़ी में भी 7 बजे हैं, मेरी घड़ी में भी 7 बजे हैं दोस्त, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये बोलो नहीं मेरी घड़ी में 8 बजे है, मेरी घड़ी में 9 बजे हैं, तो वो तो डिबेटेबल इशू नहीं है। और सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, कोई डिबेटेबल इशू हो। जैसे मैं बोलता हूं इंडिया जो क्रिकेट टीम है उसमें मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा है, आप बोलते हो नहीं रोहित शर्मा मेरा फेवरेट नहीं है, मेरा विराट कोहली फेवरेट है, तो वहां पे हम डिबेट कर सकते हैं, नहीं यार वो देखो उसने इतना स्कोर किया था, वहां पे उसके इतने एवरेज है, ये वो, वहां वो डिबेटेबल इशू है, दैट इज सब्जेक्टिविटी है। वहां पे लोगों के जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसके बेस पे वो लोग बोल रहे हैं। बट टाइम कितना हुआ है, इसको आप क्या ऑब्जर्व, क्या इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, तो दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। तो आप जो ओपिनियन देते हो तो आप वो एविडेंस के बेस पे देते हो। तो एविडेंस क्या है आपका, क्या फैक्ट है जिसके बेस पे आप बोल रहे हो कि क्लीन ओपिनियन आपने दिया है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं या नहीं ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं, तो आपके पास उसका एविडेंस है, एविडेंस के बेस पे आप बोल रहे हो, दैट इज मतलब आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, और वही करना है आपको। तीसरी चीज बोलता है यार आपके अंदर सारी चीजें हैं, आप है ना वेल ड्रेस्ड हो, वेल बिहेव्ड हो, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, इंडिपेंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन आपको काम करना नहीं आता,
तो आप किसी काम के मतलब हो या नहीं हो, मतलब मेरे को लगता नहीं कि कुछ ज्यादा रिजल्ट निकलेगा। बिकॉज सपोज करो कोई ऐसी कंपनी ऑडिट करवाने के लिए आई आपके पास, ये फर्म के पास, या उसका असाइनमेंट आप ले रहे हो जहां पे इंड एस एप्लीकेबल है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंड एस से बैलेंस शीट बनी है प्रॉपरली। अगर आपको इंड एस नहीं आते तो आप उसका ऑडिट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो वही बोल रहा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना, वो जो क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड नॉलेज है, ट्रेनिंग है, वो आपको होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस जो चाहिए वो होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, ये वाला करते हैं पहले, प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है अब यही यार कि आपको एक तरीके से डिसेंट बिहेवियर जो आपसे एक्सपेक्टेड है वही आप वैसे बिहेव करना आपको करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कंपनी में गए ऑडिट करने के लिए, लिस्टेड क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट है, आप कंपनी में ऑडिट करने के लिए आप बिग फोर से जा रहे हो, किसी भी फर्म से जा रहे हो, आप बोलते हो क्लाइंट के पास जाकर के, डायरेक्टर के पास जाकर के, उसके जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं या जो उनके अकाउंटेंट्स वगैरह जिससे भी आपको डाटा लेना है, आप बोलते हो चल भाई मेल कर दे। हाँ मेल करना बे, बहुत बोल दे तेरे को, मेल कर देना, डाटा मेल कर, शाम तक डाटा मेरे को चाहिए वरना देखना क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। शाम तक डाटा सारा चाहिए मेरे को ऑडिट करने के लिए, जानता नहीं तो मेरे को मैं कौन हूँ। इज दिस वे ऑफ टॉकिंग इज अ प्रोफेशनल बिहेवियर? क्या वे प्रोफेशनल बिहेवियर है? नहीं। कोई भी बोलेगा ना, कोई भी जनरल भी सुनेगा पर्सन तो ये उसको ये क्या बोल रहा है यार। तो प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है आपके जो बिहेव करने में जो चीजें आती है, आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, आपको बोलने का तरीका हो सकता है, आपके एक्शंस में जो चीजें होती है, दैट इज योर बिहेवियर, वो आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की और इंडिपेंडेंस की। कॉन्फिडेंशियलिटी का वर्ड का मतलब होता है कि आपने किसी के सेंसिटिव डाटा को, किसी क्लाइंट के सेंसिटिव डाटा को या कोई भी डाटा को आपको बाहर शेयर नहीं करना, क्लाइंट से बाहर शेयर नहीं करना, किसी और को शेयर नहीं करना जो ऑथराइज नहीं है जिसको शेयर करना, ठीक है। बट कुछ केसेस में आप शेयर कर सकते हो, जैसे लॉ या रेगुलेशन बोलता है आपको शेयर करना है, ठीक है, या आपके ऊपर ऐसी कोई प्रोफेशनल ड्यूटी आ गई, सपोज आपका पीयर रिव्यू हो गया, तो पीयर रिव्यू में आपको फाइल्स चेक करवानी पड़ती है जो आपका पीयर रिव्यू करने आता है क्लाइंट्स की भी, या आप क्लाइंट से आपने पूछ लिया, क्लाइंट ने आपको परमिशन दे दी कि आप इसको शेयर कर सकते हो यहाँ पे, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड कि वो एक्ट से कोई प्रोहिबिटेड ना हो, तो क्लाइंट की कंसेंट से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना विदाउट इन रीजंस के। नेक्स्ट होता है इंडिपेंडेंस। यार ये तो इतना मजेदार वर्ड है ना, चैप्टर 1 में इसका बहुत मजा आने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा मजा देता हूँ, चैप्टर 1 में तो और मजे आएंगे। इंडिपेंडेंस जो होता है ना वर्ड, उसका मतलब होता है कि आप जो काम करोगे, जो भी आप चीजें बोलोगे, जो भी आप रिपोर्ट दोगे, जो भी आप एविडेंस कलेक्ट करोगे, जो भी आप चीजें करोगे ना, अपने जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये सब टर्म्स है जो आपकी यूज होने वाली है आगे स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, जिसको हम RAP बोलते हैं, SAP बोलते हैं, ठीक है, या AP बोलते हैं। वो सारे प्रोसीजर जो आप परफॉर्म करते हो वो सारे आपके इंडिपेंडेंटली आपको काम करना है और रिपोर्ट भी इंडिपेंडेंटली देनी है। इंडिपेंडेंट का मतलब आपको किसी के विशेस के सबऑर्डिनेट हो करके काम नहीं करना या रिपोर्ट नहीं देनी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्यों ऐसा है, बिकॉज इंडिपेंडेंस अगर आपके पास नहीं है तो फायदा क्या है। अगर आप इंडिपेंडेंट ही नहीं हो तो फिर तो मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, जो प्रिपेयर कर रहा है, वो अपनी फर्म में ही खुद की कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्री खुद की कंपनी में, उनके पास भी CAs हैं, CS है, प्रोफेशनल जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज है, सब चीजों की नॉलेज है, वो खुद ही करके खुद ही रिपोर्ट दे देंगे। तो वो खुद रिपोर्ट, जब आप खुद की रिपोर्टिंग खुद करते हो तो एक चीज बताओ, आप अपनी कमियां निकालोगे क्या? मैं आपको पूछता हूं आप कैसे इंसान हो, तो आप ये बोलोगे क्या मैं तो बहुत ही बुरा हूं, अरे मैं तो बहुत ही गंदा हूं, अरे मैं तो बिल्कुल ही ऐसा हूं, मतलब बेकार हूं, ठीक है। तो आप तो ये बोलोगे ना यार मैं तो अच्छा हूं, मैं सुलझा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, पढ़ाई करता हूं, ये है मेरे अंदर, वो है। आप क्वालिटी गिनाते हो पहले, ठीक है। जबकि मैं किसी दूसरे पर्सन को बोल दूं, आपका जो फ्रेंड है या कोई फ्रेंड नहीं अननोन को बोल दूं, आपके बिहेवियर को जो जानता है, एक दो बार कुछ काम किया आपके साथ मिला है, तो आपको बता सकता है यार इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, यार इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट है वो आपसे। और मैं यही चीज आपके उसको बोल दूं, ब्रदर को, सिस्टर को, कि यार इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, ये कैसा इंसान है, तो वो हमेशा आपकी तारीफ करेगा पहले कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये इतना अच्छा है, ये वो है। तो इंडिपेंडेंट कहां पे होती है? जहां पे अननोन पर्सन होता है, स्ट्रेंजर होता है, जो किसी बाहर की पार्टी होती है। और डिपेंडेंट कौन होगा? जो इंटरनल पार्टी होगी या खुद होंगे, तो वहां पे आप डिपेंडेंसी आएगी, वहां पे आप जो चीजें करोगे वो बायसनेस से करोगे, और जो बाहर वाली जो पार्टी करेगी वो अनबायस होकर करेगी। इसलिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है, वो फर्म का पर्सन नहीं है, ठीक है, फर्म का एम्प्लॉय नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, किसी चीज से रिलेटेड नहीं है। इसलिए जो सेक्शन है आपका, वहां पे जो आपका सेक्शन होता है डिस्क्वालिफिकेशन का या अपॉइंटमेंट का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब चेक करते हैं, तो वहां पे इतने सारे पॉइंट इसलिए दिए हुए हैं, वो इंडिपेंडेंस को मेन ध्यान में रख के दिए कि यार उसकी वो वहां पे पार्टनर ना हो, डायरेक्टर ना हो, उसका कोई रिलेटिव पार्टनर डायरेक्टर ना हो, उसने कोई सिक्योरिटी होल्ड ना करके हो, बिकॉज वो सारी चीजें क्या करती हैं, आपकी डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, इंडिपेंडेंट चीज को किल करती हैं वो, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे थ्रेट आते हैं कि आपने पैसा अगर वहां पे होल्ड कर रखा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर आपका है, तो वो आपका क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है आपका। आप खुद ही आप काम कर रहे हो, खुद ही रिव्यू कर रहे हो, मान लो आप उस क्लाइंट का जिसका आप ऑडिट करने के लिए भेजा है, उस क्लाइंट का काम आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ही बनाए हैं पहले, ठीक है, और आपको ही ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, तो दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट।
आप खुद से ही रिव्यू कर रहे हो, खुद ही काम किया, तो आप गलतियां निकालोगे उसमें? कुछ नहीं निकालोगे। इंटिमिडेशन थ्रेट, क्लाइंट आपको धमकाता है कि यार अगर तूने गलतियां निकाली तो मैं तेरे से अपनी असाइनमेंट छीन लूंगा, किसी और सीए फर्म को दे दूंगा, ठीक है। या आपका वहां पे होता है एडवोकेसी थ्रेट कि एक जो क्लाइंट की आप अच्छाई कर रहे हो, अब आपको उसी एरिया में गलती मिल गई और आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाह रहे हो, अब आपको डर लग रहा है बिकॉज एक जगह आपने उसी एरिया के अंदर बड़ाई मारी क्लाइंट की, सपोज कोई टैक्सेशन मैटर है, ठीक है, जहां पे आप अथॉरिटीज के आगे जाकर क्लाइंट की तारीफ करके आए हो, तो आप उसको रिपोर्ट कैसे करोगे? तो दैट इज एडवोकेसी थ्रेट, ठीक है। ऐसी फैमिलिटी थ्रेट होता है, एक क्लाइंट के पास इतना चले गए, इतना घुस गए उसके अंदर, उसके लोगों को इतना प्यार मोहब्बत हो गया आपको उनसे, उनको आपसे, कि अब आप उनकी आपको गलतियां नहीं दिखती, ठीक है, कि भाई वो तो घर का पर्सन है, वो तो दोस्त है, फ्रेंड है। अरे वो सब थ्रेट आपकी इंडिपेंडेंस को क्लियर करते हैं। हम ये चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो फॉर्म के अंदर कम्युनिकेट होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि यार किसी को भी ये सारी चीजें नहीं करनी, किसी का वहां पे इंटरेस्ट ना हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो या कोई और टाइप का इंटरेस्ट ना हो वहां पे जिस क्लाइंट का ऑडिट हम करने जा रहे हैं, ठीक है, उस सीए फर्म के अंदर। और अगर कोई थ्रेट क्रिएट होते हैं तो वो थ्रेट क्या है उनको आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से सर्कमस्टांसेस थ्रेट को क्रिएट करते हैं। मान लो किसी पर्सन ने जो ऑडिट करने जा रहे हैं टीम, उसमें से किसी ने सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है वहां पे, तो वो थ्रेट क्रिएट हो गया कि उसने उसका वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तो वो थ्रेट क्रिएट हो गया। उसको फिर एलिमिनेट कैसे किया आपने? आप उसको बोलोगे, उसे लिखवा करके लोगे कि उसने अपनी सिक्योरिटी वगैरह सेल कर दी है, या उसको आप टीम से हटाओगे, किसी और पर्सन को लेकर के जाओगे, तो वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा थ्रेट, और उसको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो कुछ चीजें ना, ये एग्जांपल्स है कि ये एलिमिनेट कैसे होता है और इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर किया जाता है फर्म के अंदर। ये एक तरीके का प्रोसीजर होता है, ये एक तरीके का कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल है, कि हर साल आप क्या करते हो, अपनी फर्म में एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन लेते हो सबसे कि हमारे ये क्लाइंट्स हैं, इन क्लाइंट्स के लिए किसी ने कोई इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको ऐसा तो नहीं है कि ना खराब कर दिया, किल कर दिया हो, कि किसी ने कोई सिक्योरिटी होल्ड कर लियो, किसी कोई और इंटरेस्ट हो, तो आप बता दो, एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन दो कि क्वालिटी कंट्रोल जो इंडिपेंडेंस रिलेटेड हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसको आपने फॉलो किया नहीं किया, ठीक है। और ये कई बार फैमिलिटी थ्रेट आपका क्रिएट होने का डर होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक चीज क्या होती है, 7 ईयर्स के टाइम के ऊपर आप सेम पार्टनर सेम टीम को उसी क्लाइंट पे नहीं भेजोगे। 7 साल पूरे होने वाले आपको दिख रहे हैं, 7 साल पूरे होते ही आप टीम के अंदर रोटेशन ले आओ। 7 साल से पहले भी ला सकते हो, बट इनका बोलना ये है कि 7 साल तो ऐसा पीरियड है कि 7 साल के बाद भी अगर वही टीम वही पार्टनर जाएगा ना उस क्लाइंट पे, तो भाई वो फिर कुछ निकालेगा नहीं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, क्योंकि उसको उनके साथ इतनी प्यार मोहब्बत, इतने रिलेशनशिप बन जाएंगे पर्सनल, वो फैमिली जैसे हो जाएंगे। तो दैट इज फैमिलिटी थ्रेट। तो उसको रोटेट कर दो, किसी दूसरे पार्टनर को, दूसरी टीम को ले आओ उस असाइनमेंट के लिए और उसको कहीं और भेज दो, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। अभी इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पेपर्स हैं जो बिग फोर में बनते हैं, कि कैसे आपके इंडिपेंडेंस का वर्क पेपर फिल होता है, पूरा सबसे कंफर्मेशन ली जाती है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे, उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनती है कि सबसे लिखवा करके लिया जाता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है नहीं करनी। और थ्रेट जब क्रिएट होते हैं तो वो थ्रेट कौन कौन से होते हैं और कैसे इंश्योर होता है कि थ्रेट नहीं है, ठीक है। वो चीज़ हम देखेंगे अभी इसके बाद, मतलब ये पूरा करने के बाद। ये आपका थर्ड पॉइंट आता है, ये आपका सेकंड पॉइंट था पूरा, ठीक है। ये अब आपका थर्ड पॉइंट आता है जो आपका है क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन। इसका मतलब होता है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आपको क्लाइंट नया एक्सेप्ट करना है, और क्लाइंट कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि आपको क्लाइंट, पहले से आपने कोई सर्विस आप क्लाइंट को दे रहे हो, ठीक है, आपको क्लाइंट अब आपको कंटिन्यू कर रहे हो आप असाइनमेंट को, इस पिछले साल दी थी इस साल दे रहे हो, या कोई और सर्विस दे रहे थे अब कोई नई सर्विस के लिए आप काम करने वाले हो क्लाइंट के ऊपर, तो इसका मतलब होता है क्लाइंट कंटिन्यूएशन। तो इसमें ये चीज बोलता है, एक चीज बताओ, आप जब पर्सनल लेवल पे जाते हो, पर्सनल लेवल का मतलब है आप कोई रिलेशनशिप में जाते हो या शादी वादी के लिए जाते हो, लड़का लड़की देखने जाते हैं जब, तो रिश्ता हमेशा बराबर वालों के साथ होता है ना। मतलब जो रिश्तेदारी होती है, बोलते हैं रिश्ता हमेशा बराबर वालों के साथ होता है, ऑल्दो बहुत केसेस में नहीं होता, बट वैसे बोलते हैं कि लड़का लड़की को देखने जाए, लड़की लड़के को देखने जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक चीज करते हैं यार, इसकी ना बैकग्राउंड निकलवा, लड़की का लड़के का, ऐसा बोलते हैं फैमिली वाले या सोसाइटी में कि पहले इसका बैकग्राउंड चेक करवा कि लड़का ठीक है, मतलब पहले इसके क्या रहा है, कुछ इसका बैकग्राउंड निकलवाओ, लड़की का भी ऐसे बैकग्राउंड निकलवाओ। तो रिलेशनशिप में आने से पहले आप बैकग्राउंड जब चेक करवाते हो, तो ऐसे ही सेम, जनरली बता रहा हूं मैं आपको कि हर केस में नहीं होता, बट जनरली ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि बैकग्राउंड चेक करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही सेम केस में भाई आप क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हो, क्लाइंट के साथ आपकी एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनने वाली है, तो क्लाइंट के बारे में आपको पता तो हो कि उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब यार उस क्लाइंट की हिस्ट्री है फ्रॉड्स करने की, मीडिया में एडवर्स कमेंट है उसके खिलाफ, ठीक है, वो हमेशा नॉन कंप्लायंस में फंसा रहता है, उसको पेनल्टीज रखती रहती है, और जो मीडिया में आती रहती है, इतनी पेनल्टी नहीं भरी इसने, यहाँ पे घपला कर दिया, इसके डायरेक्टर मैनेजर यहाँ पे फ्रॉड पकड़े गए, ये हो गया वो हो गया। उस क्लाइंट को आप एक्सेप्ट करोगे, कैसे एक्सेप्ट कर लोगे कि उसी क्लाइंट के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है।
तो आपको सबसे पहले क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो कि आपको ये सोचने पर मजबूर करे कि क्लाइंट इंटीग्रिटी लैक करता है, तो आपको वो चीज देखनी है। सबसे पहले बैकग्राउंड चेक, इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड चेक, वो मैं आपको नीचे नोट्स में लिख करके दे दूंगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड चेक, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड चेक, हम सबसे पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, अब आपने चलो ये देख लिया, लड़का लड़की का बैकग्राउंड चेक कर लिया, अब देखते हो यार आपकी पहुंच है क्या उससे शादी करने लायक, या उससे रिश्ता देखने के बाद मतलब कि आपके पास उतना फाइनेंशियल लेवल स्ट्रॉन्ग है, या और कोई क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है, मतलब कास्ट वगैरह मिलाते हैं लोग, बहुत सारी चीजें हैं कि जन्म कुंडली मिल, मतलब बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। तो वो कॉम्पिटेंस की आपके पास उतना घर गाड़ी उसको खुश रख पाओगे लड़की को, लड़की के पास उतनी नॉलेज, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपस में, क्या वो मीट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसे ही फर्म देखती है कि यार इस क्लाइंट को हम एक्सेप्ट तो कर लें, क्या हम लोग एक्सेप्ट करने के बाद काम कर भी पाएंगे इसका, मतलब हमारे पास टाइम है या नहीं वो चेक करना है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एम्प्लॉइज हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास सिस्टम्स वगैरह है या नहीं, मतलब कैपेबल है या नहीं। सपोज मैं बोल दूं आज के टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट अगर उठा करके किसी मीडियोकर फर्म को दे दिया, सेफ फर्म को, उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसको खत्म करने में, वो खत्म नहीं होगा, तो बिकॉज उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे जो कर पाए, या करेंगे भी तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो वही चीज है कि आप अपनी कॉम्पिटेंस से पहले चेक करोगे, अपनी चीज अपनी औकात देखोगे, रॉन्ग वर्ड यूज रॉन्ग सेंस में मत लेना, बट अपनी औकात तो देखो ना कि आपकी औकात है उस काम को करने की, है तो आप करो, नहीं है तो आपको वो चीज देखनी है, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर लोगे तो करोगे कैसे उसको फिर। तीसरा पॉइंट है आपका कि फर्म जो है वो कंप्लाई करेगी एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ। इसका मतलब है, इसका वही सेम एग्जांपल पे आते हैं लड़का लड़की वाली शादी वाले पे, कि आप ये देखोगे कि भाई 36 गुण हमारे अंदर है या नहीं है। 36 गुण का मतलब आपके जो आपके अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये 36 गुण हो गए आपके, कि एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, वो सब आपके अंदर है या नहीं है। एक चीज बताओ, आपकी फर्म को कोई ऐसा असाइनमेंट मिला, वही एग्जांपल लेता हूं, इंडेस की बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको ऑडिट करना है, आपकी फर्म में अभी तक किसी को इंडेस नहीं आते, या 1-2 लोगों को आते हैं, बट और लोग चाहिए काम करने के लिए, तो आप कर पाओगे उसको काम। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है ही नहीं आपकी फर्म के अंदर, ठीक है, उस काम को करने की। या कोई ऐसी असाइनमेंट आती है जो आपकी फर्म ने आज तक सुनी नहीं, देखी नहीं, जिस इंडस्ट्री का नॉलेज एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना वायबल है नहीं, वो आपको देखना है। तो आपको वो एथिकल रिक्वायरमेंट से आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, या इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स है मान लो वो फुलफिल नहीं हो रही है, किसी के वहां पे इंटरेस्ट पड़े हुए कंपनी के अंदर, कोई और थ्रेट क्रिएट हुआ है कंपनी के अंदर, तो क्या वो रिमूव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वही आपको चेक करना है। क्या फर्म कंप्लाई कर रही है एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ, हाँ जी कर रही है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं कर रही है तो मत करो। 3 चीजें देखेंगे, बैकग्राउंड चेक, खुद की कॉम्पिटेंस कि खुद उतने कैपेबल हैं, टाइम रिसोर्सेज उतने हैं, या आपके पास एथिकल और आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है फर्म या नहीं कर रही। फर्म का मतलब उसकी जो पर्सनल है, जितने भी लोग हैं वो, ठीक है। और अगर इन केस कोई इशू निकलता है, कोई इशू आइडेंटिफाई होता है कि यार ये दिक्कत थी, जैसे इंडिपेंडेंस मान लो नहीं थी, तो आपने उसको रिजोल्व कैसे किया। तो इंडिपेंडेंस जो थ्रेट थे, मान लो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था, किसी ने वहां पे सिक्योरिटीज शेयर होल्ड किए होते फर्म में, पार्टनर ने, या मान लो फर्म ने किए हुए थे, तो उसको आपने सेल किए, उसके बाद आपने फिर एक्सेप्ट किया, तो आपने कैसे रेजोल्यूशन किया उस थ्रेट का, उस नॉन का मतलब जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी एक्सेप्टेंस की, उसको कैसे रिजोल्यूशन किया, उसको सोल्व कैसे किया, उसको आपको फिर डॉक्यूमेंट करना है कि वो मैटर कैसे रिजोल्व हुआ, ठीक है। आपके पास 4th पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है आपका, अब आपने वहां पे एक्सेप्ट कर लिया क्लाइंट, अब आप वहां पे बंदे भेजोगे ना काम करने के लिए, टीम भेजोगे, तो इसका मतलब है आपके पास ऐसे कॉम्पिटेंस रिसोर्सेज होने चाहिए। तो आपकी फर्म के अंदर ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हो जिससे प्रॉपर सिलेक्शन हो टीम का, कि टीम कैसी हो, टीम ऐसी हो कि भाई पार्टनर हमारा ऐसा हो जो पूरा दुनिया हिला देने वाला हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज हो, उसकी जो टीम जा रही है उसके पास प्रॉपर नॉलेज हो, ट्रेनिंग हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तभी वो काम कर पाएंगे ना। वो एप्रोप्रिएट हो, मतलब नंबर ऑफ जो स्टाफ चाहिए उतना एप्रोप्रिएट हो, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। वैसे उसके लिए भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है जो स्टाफ जाएगा काम करने, जो टीम जाएगी काम करने के लिए, उसमें कोई एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो, ठीक है। और जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा, जो पार्टनर जो साइन करेगा, वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो रोल है, वो आपको क्लाइंट को प्रॉपर्ली 100% कम्युनिकेट करना है। और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंगेजमेंट पार्टनर को भी कम्युनिकेट करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये असाइनमेंट, ठीक है, वो उसको कम्युनिकेट होनी चाहिए प्रॉपर। उसको प्रॉपर टाइम देना है कि आपको ये काम करना है, तो प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाना है ताकि वो असाइनमेंट को कर पाए, ठीक है। उसके अंदर कॉम्पिटेंस वगैरह तो होनी ही चाहिए। और जो स्टाफ है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब जितने लोग भेजने चाहिए थे उतने भेजे, जिस टाइप के जिस नॉलेज लेवल के लोग चाहिए थे असाइनमेंट पे, उस नॉलेज लेवल के लोग आपने वहां पे भेजे, डिप्लॉय किए। दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हमारा 4th पॉइंट। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है, ये है सबसे फाड़ू पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, 1 नंबर का पॉइंट है ये 5th वाला। इसका तो बहुत इंपॉर्टेंस है,
ठीक है, क्या है ये, इसके अंदर है ना आपके सब पॉइंट है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब होता है अब आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप खुद देखो ना, एक सर्कल सा बन रहा है ये एक, ठीक है, गोल गोल सर्कल सा बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है आपका, ये आपके एक तरीके से नंबर ऑफ गेट्स हो गए SQC1 में, ये आपके गेट 6 गेट से घूम गए कि सबसे पहले तो भाई फर्म के अंदर सबको पता होगी है क्या क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, तो उसके लीडर्स को आगे आना पड़ेगा, लीडर्स बताएंगे, ठीक है, लीडर्स बताएंगे। उसके बाद सबके अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स आनी चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, वो सब रिक्वायरमेंट्स अपनी इंटरनल होनी चाहिए सीए फर्म के अंदर जो लोग है, हो गई। उसके बाद अब आपके पास क्लाइंट आएगा तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। हमने क्लाइंट मान लो एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू कर लिया, अब क्लाइंट कंटिन्यू करके बैठे थोड़ी रहोगे, असाइनमेंट स्टार्ट करना है ना, तो लोगों को भेजोगे, कैसे टाइप के लोगों को भेजना है, क्या करना है, लोगों को भेज के टाइम क्या सोचना है, क्या समझना है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गया। अब लोगों को भेज दिया, अब वहां पे जो काम कर रहे हैं उस टाइम पे क्या चीजें ध्यान में रखोगे, अब आपका काम हो रहा है तो उस टाइम पे आप क्या ध्यान में रखोगे, और काम होने के बाद फिर आपको कुछ चीजों को चेक करना पड़ता है कि रिव्यू होता है कि काम ठीक से हुआ नहीं हुआ, तो वो आपका आता है मॉनिटरिंग, जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है। फिर से एक बार इस सर्कल पे आएंगे, बट ये बहुत ही अच्छा सर्कल है जो आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में आपके सब पॉइंट्स आते हैं, 7 पॉइंट्स हैं, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, कंसल्टेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, 7 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है रास्ता दिखाना, रास्ता बोला नहीं कि घर जाओ, मतलब रास्ता दिखाते जाओ, अब निकलो यहां से, रास्ता दिखाना बोला रास्ता नहीं है। रास्ता दिखाने का मतलब है कि काम कैसे करना है, क्या प्लान होगा, क्लाइंट है कैसा, क्लाइंट में रिस्की एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन क्या काम करेगा, स्टाफ को एलोकेट कर दिया, प्रॉब्लम्स क्या आपको आ सकती हैं, वो सारा पार्टनर उनको गाइड करता है, डायरेक्ट करता है कि यार ये रास्ता है, आपको ऐसे चलना है इस रास्ते पे, ठीक है, इस रास्ते पे आपको ऐसे चलना है, वो आपको रास्ता दिखा रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। अब आपको डायरेक्शन मिल गई, अब आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आपकी टीम ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो अब आपको वो सुपरवाइज करेंगे, पार्टनर आपको सुपरवाइज करेगा पूरी टीम की कि ऑडिट क्या है चल रहा है भाई, ऑडिट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कोई ऐसे एरियाज आ रहे हैं जहां पे डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट है, कोई सिग्निफिकेंट आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स आ रहे हैं और काम कैसा हो रहा है, कुछ प्लान में चेंजेस करने हैं, कुछ और स्टाफ चाहिए, स्टाफ को हटाना है, एरियाज एलोकेट डीएलोकेट करने हैं, शिफ्ट करने हैं एक दूसरे से, तो क्या करना है, ठीक है, सैंपल और बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, क्या करना है, और तो काम करते टाइम पे उसने पता लगेगी, तो सुपरवाइज करेगा वो। पहले उसने रास्ता दिखाया, अब देख रहे हैं कि क्या सभी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब मान लो राइट साइड में चलना था सबको, तो ऐसा तो नहीं कोई बीच में चल रहा है, कोई लेफ्ट में आ गया, कोई पीछे रह गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। अब रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे कैसे चल रहे हो आप लोग, वो चीज सुपरविजन होती है, ठीक है। अब सुपरविजन हो गया, तो सर एक चीज और आएगी, थर्ड चीज इसमें, अब भाई काम आपको बता दिया ऐसे होएगा, ठीक है, ऐसे करना है आपको, और आपने वो किया तो ऑब्वियसली सुपरवाइज हुआ कि सही हुआ नहीं हुआ। अब रिव्यू होगा कि आपने जो काम किया वो सही है नहीं है, उसमें कुछ चीजें रह गई, कुछ गलती हो गई, काम हो चुका है, ठीक है, आप रास्ते पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो, आप एंड पॉइंट पे, टारगेट जहां पे आपको पहुंचना था वहां पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले हो, तो कुछ लोग पहुंच चुके होंगे, कुछ लोग क्रॉस कर चुके होंगे, कुछ पीछे रह गए होंगे, तो पता कैसे लगेगा कितने लोग पीछे रह गए, क्या क्या कमियां रह गई, वो रिव्यू के टाइम पता लगता है। रिव्यू होता है जो आपने काम किया, रिव्यू डिफरेंट लेवल पे होता है, ये बिग 4 की बात बता रहा हूं मैं आपको, रिव्यू डिफरेंट लेवल पे होता है, मैनेजर रिव्यू करता है, फिर आपका डायरेक्टर रिव्यू करता है, फिर आपका एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो रिव्यू करता है, तो डिफरेंट लेवल पे रिव्यू होते हैं आपके, और एरिया वाइज रिव्यू होते हैं, ठीक है। तो वो रिव्यू आपके होते हैं, और उसमें जो रिव्यू पॉइंट्स ओपन होते हैं उनको आपको क्लोज करना होता है कि यार कोई पॉइंट रह गया, कुछ चेक करना कि डॉक्यूमेंटेशन इनप्रॉपर थी, काम ढंग से नहीं हुआ, कुछ चीजें चेक करनी रह गई, या कहीं पे कुछ आपको मैटर्स ऐसे मिल गए, कहीं एरर मिल गए, तो वहां पे आप अपने प्रोसीजर इंक्रीज करो और सैंपल साइज इंक्रीज करो, तो वो सारी चीजें आपकी रिव्यू में आपको पता लगेंगी, ठीक है। रिव्यू के टाइम पे पता लग सकती हैं, ठीक है, पहले ही पता लग सकती हैं, रिव्यू के टाइम पे आपको पता लग सकती हैं वो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब होता है कि अब मान लो जो चीज आपने काम कर दिया, हो सकता है उस टाइम पे आपके कुछ ऐसे एरियाज निकल करके आए जहां पे आपको टीम के साथ बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दिक्कत क्या आई। हो सकता है कुछ मैटर्स ऐसे हो जहां पे आपस की सहमति रिक्वायर्ड हो, ठीक है, या कंसल्टेशन रिक्वायर्ड हो, जहां समझना हो, समझाना हो, ऐसी चीजें हो जहां पे मतलब बातें करनी पड़े एरिया को लेकर कि यार इस एरिया में ऐसे हुआ, हमारे हिसाब से ऐसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तो पार्टनर आपको समझाए या आप पार्टनर को समझा रहे हो, मतलब आपस में कंसल्टेशन कर रहे हो, एक दूसरे को एक एडवाइस दे रहे हो कि ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे इसको और चेक कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, तो एक दूसरे के साथ में कंसल्टेशन करना। कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है, कोई डिफिकल्ट मैटर है, तो उस पर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना, दैट इज कंसल्टेशन। टीम के अंदर भी हो सकती है, एक्सपर्ट के साथ भी हो सकती है। ये है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो है लड़ाई की जड़।
मेथड, इसको बोलते हैं लड़ाई, दैट इज लड़ाई, जंग है ये। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब लड़ाई करना, लड़ाई होती है, नॉर्मली होती है लड़ाई, लड़ाई तो घर घर में होती है, ये तो फिर भी आप काम कर रहे हो उस टाइम पे भी लड़ाई तो हो सकती है ना। मान लो आपने बोला कि यार ये एरिया में, मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रेचुटी कैलकुलेशन आपको क्लाइंट से मिली, तो उस टाइम पे जो वैल्यूअर ने जो कैलकुलेशन करके दी, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लिया 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना होता है, 10% लिया, आपने उसको रिव्यू किया, आपने बोला ठीक है, ठीक है, मार्केट रेट के हिसाब से ठीक है, बट आपने जब पार्टनर को रिव्यू करवाया, जब या आपने अपने मैनेजर को रिव्यू करवाया, तो वो बोलता है कि 10% इसने गलत लिया है, क्लाइंट को बोलो कि वो कैलकुलेशन फिर से करवाए, 10 की जगह 12 होगा, ये ऊपर नीचे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत लिया हुआ है, तो सारी कैलकुलेशन हिल जाएगी, कैलकुलेशन हिल जाएंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे। तो आप क्लाइंट से, आपकी पार्टनर से डिबेट हो सकती है, या आपके जो मैनेजर से डिबेट हो सकती है, आप बोलते हो नहीं सर उसने ठीक लिया है, मैंने चेक किया, मार्केट रेट चेक किया, या मेरे पास एविडेंस है कि जो 10% लिया गया है बिल्कुल ठीक लिया गया है, बट वो मैनेजर बोलता है नहीं इस केस में 10% नहीं होगा। तो आपका ओपिनियन डिफरेंस है एक चीज को लेकर के, सेम टीम में, ठीक है, आपकी फर्म के अंदर ही जो टीम ये काम करने, उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। या हो सकता है जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ या जो एक्सपर्ट अपॉइंट हुआ, उसके बीच में और पार्टनर के बीच में कोई क्लैश होगा किसी चीज को लेकर के, ठीक है, तो वो चीज आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आएगी। तो आपको देखना है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे अराइज होता है, उसके लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या क्या है, और वो कैसे रिजोल्व होगा, उसको डॉक्यूमेंट करना है आपको कि वो मैटर कैसे रिजोल्व हुआ। अब 10% रखा गया कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया, वो क्यों लिया गया, विद रीजन, उसका प्रॉपर वर्क पेपर बनेगा, ताकि पता तो लगे ना कि यार 10% पे डिबेट हुई थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिबेट हुई थी, वो क्या कंक्लूड किया आपने फिर फाइनली, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब आपका आता है नेक्स्ट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये आपका अगेन मैंने बताया था कि ये आपको पहले समझाया था कि होता क्या है, ये वो दो चीजें चेक करते हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट और कंक्लूजन जो निकाले हैं, और रिपोर्ट इश्यू होने से पहले होता है। तो ये आपका पॉइंट वही है कि रिपोर्ट इश्यू होने से पहले आपका ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। अब इसमें 2 पॉइंट जो ये एक्स्ट्रा है वो क्या है, ये बोलता है जितने भी लिस्टेड क्लाइंट है ना, लिस्टेड एंटिटीज है, उन सबके लिए अपॉइंटमेंट होती है, उस सबके लिए आपका रिव्यूअर अपॉइंट होता है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू सारे ऑडिटर का, मतलब सारी ऑडिट्स का अपॉइंट होता है, कि होना चाहिए, रिक्वायर्ड होता है, करना चाहिए, अपॉइंट होता है मतलब रिक्वायर्ड होता है, करना चाहिए सारे ऑडिट्स का, जितने भी लिस्टेड क्लाइंट्स है, ठीक है। SQC1 बोलता है ऐसा, क्योंकि लिस्टेड क्लाइंट पे आपके जो रिस्क होते हैं, वहां पे जो पॉइंट स्किप होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहां पे एक तो डाटा बहुत होता है, ऊपर से वहां पे लोगों का इंटरेस्ट, पैसा बहुत लगा हुआ है उनका, ठीक है, वो आपकी रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो वहां पे एक बार फिर से आपने जो काम किया उसका रिव्यू करेगी आप ही की फर्म, आप ही का दूसरी टीम का एंगेजमेंट पार्टनर, दूसरी टीम नेटवर्क फर्म से, ताकि पता लगे कुछ एरिया रह ना गया हो आपसे, गलती ना हो गई हो, ठीक है, बिकॉज आपकी गलती बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकती है लोगों के लिए, जिन लोगों ने आपकी रिपोर्ट के बेस के ऊपर वहां पे डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए रिव्यू होता है। तो लिस्टेड क्लाइंट के लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, सीए फर्म से करती है, जो बिग फोर वगैरह करती हैं, जितने लिस्टेड क्लाइंट है ना उनमें से क्राइटेरिया डाल देती है कि इस क्राइटेरिया के बेस पे, टर्नओवर के बेस पे हो सकता है, नेटवर्थ के बेस पे हो सकता है, या किसी और बेस पे वो सिलेक्ट करती हैं इन क्लाइंट्स का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा इस बार, या हो सकता है इस क्वार्टर में 10 क्लाइंट थे, 6 का इस बार हुआ, 4 का अगली बार करेंगे, या इन 3 का इस बार कर लेते हैं, इन 2 का अगली बार करेंगे। तो ऐसे कोई भी वो अपनी तरीके से क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसने वही बोला है, सेट आउट द क्राइटेरिया फॉर पिकिंग ऑल अदर ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, की लिस्टेड क्लाइंट का तो आपका सबका होना ही है। मतलब कहने का मतलब क्या था मेरा, कि लिस्टेड जो क्लाइंट है ना उनका सबका होगा, आपका रिव्यू होगा, सबके लिए आपका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अपॉइंट होगा, बिकॉज वहां पे इतना पैसा लगा है। जो बाकी जो ऑडिट्स बच गए, जो लिस्टेड नहीं है क्लाइंट्स, जहां पे पब्लिक का पैसा नहीं लगा हुआ, या जिसको बोल सकते हैं जो पब्लिक कंपनीज हैं भी बट लिस्टेड नहीं है, उनके अंदर से आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। आपके पास 10 क्लाइंट है, 10 में से 3 क्लाइंट आपके लिस्टेड है, तो उन तीनों का तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा ही होगा। शायद मैंने पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया होगा, पहले मैंने बोला 10 में से लिस्टेड में से कुछ लिस्टेड का होगा, कुछ का नहीं होगा। लिस्टेड का सबका होगा। जो अदर ऑडिट्स बच गए आपके, मान लो 10 असाइनमेंट है टोटल आपके पास, जिसमें से 3 लिस्टेड है, लिस्टेड तीनों का हुआ। जो 7 बचे ना, उन 7 जो अनलिस्टेड बचे, उनमें से हो सकता है इस बार 4 का होगा, अगली बार 3 का हो जाए, या 7 में से किसी का हो ही ना, इतना ज्यादा उसका टर्नओवर ना हो, या कुछ और क्राइटेरिया जिसके बेस पे बाकी अदर जो ऑडिट्स है उनका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आपको डिफाइन करना पड़ सकता है, आपकी मर्जी है। सारे क्लाइंट से कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट लिस्टेड क्लाइंट का तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो फाइनल इसका जो पॉइंट है, दैट इज एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है, आपको मैंने बता दिया कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो इसमें लिखे हुए हैं पॉइंट्स। अब आप जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे वो किस फॉर्म में करोगे, पहले यहां पे देख लेते हैं। वो किस फॉर्म में करोगे आप, वो करोगे मेथड किस फॉर्म में करोगे आप, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, या आपका हार्ड कॉपी हो सकती है, सॉफ्ट, ऑनलाइन, ऑफलाइन। सॉफ्ट भी हो सकता है, ऑनलाइन कोई पोर्टल आप हो सकता है आपने कोई क्लाउड पे सेव कर रखा हो, तो मतलब सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, या
आपने हार्ड फाइल, मैनुअल फाइल मेंटेन कर रखी हो, हर एक पेपर प्रिंट ले रखा हो, तो वो चीज भी हो सकती है। ठीक है, ओनरशिप किसकी होती है उसकी, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे, हमेशा फर्म की होती है। फर्म चाहे तो क्लाइंट को उसके एक्सट्रैक्ट वगैरह अवेलेबल करवा सकती है, बट उससे क्या हो, जो आप क्लाइंट को अवेलेबल कराओगे ना डॉक्यूमेंटेशन, जो आपकी फाइल का पार्ट है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें से अगर आप कुछ करवाते हो उनको, देते हो उनको कुछ, तो उससे आपकी इंडिपेंडेंस और उससे आपकी कुछ भी चीजें हर्ट नहीं होनी चाहिए। जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, जो स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है, वो हर्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बोलता है आपको जो फाइल बनाओगे क्लाइंट की, वो आपको कितने दिन में बनानी है। मतलब आपने ऑडिट कर लिया, अब आपको फाइल कितने दिन में बनानी है, साथ साथ बनानी है, बाद में बनानी है, कब बनानी है वो फाइल आपको। वो बोलता है आपको हम 60 दिन का टाइम दे रहे हैं, 60 डेज का टाइम दे रहे हैं। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए 60 डेज का टाइम दे रहे हैं। कहां से, जिस दिन आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू किया वहां से। ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है या ग्रुप है अगर, तो ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट जो भी इशू हुई है, जो भी लेटर होगा, उसके 60 डेज हम देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं ऑडिट रिपोर्ट जब से इशू हुई है उसके 60 डेज के अंदर आपको ऑडिट फाइल कंप्लीट करनी है। बिकॉज ऐसा 60 डेज का टाइम क्यों दिया सर, इसका लॉजिक होगा ना। हाँ, हर चीज का लॉजिक है। इसका लॉजिक क्या है, मान लो आपने ऑडिट कंप्लीट कर लिया, आप 6-7 लोग, 5 लोग थे, मान लो 5 लोग थे, आप ऑडिट करने के लिए गए थे, आपने ऑडिट कंप्लीट कर लिया। अब जो आपने ऑडिट कंप्लीट किया तो 5 लोगों ने अलग अलग एरियाज किए होंगे। ठीक है, तो सबके पास अपने वर्क पेपर्स होंगे, किसके पास पीडीएफ फाइल में, किसके पास वर्ड फाइल में, किसके पास एक्सेल में, किसके पास किसी और फॉर्म में, किसके पास हार्ड कॉपी में। तो अगर आपको एक फाइल बनानी है तो आप सबको बैठना पड़ेगा एक साथ, सबको एक कॉमन जगह पे वो वर्क पेपर शेयर करने पड़ेंगे। जो डबल वर्क पेपर अगर हो रखे हैं उसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो वैलिड पेपर्स हैं, वैलिड पेपर अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज आपको वहां पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कॉमन जगह कलेक्ट करके उनकी एक फाइल बनानी पड़ेगी ताकि समझ में आए किसी को, जब आप अगली बार ऑडिट करने आ रहे हो। ऐसे 230 में हम पढ़ेंगे, ऐसे 230 में कि एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन एक फाइल बनाना जरूरी क्यों है। बिकॉज सामने वाला कोई आपका कोई दूसरा पार्टनर है, वो उसको रिव्यू कर रहा है, तो उसको पता लगेगा ना एक साथ चीजें हैं। वो 5 लोगों को थोड़ी बुलाएगा रिव्यू करने के लिए अलग अलग, उसको पूरी फाइल एक साथ चाहिए। या अगली बार आप ऑडिट करने आओगे तो आपको पता हो कि पिछली बार आपने इस एरिया में क्या क्या चीजें की थी, तो आपको रेफरेंस मिल जाएगी। या आपका पीयर रिव्यू होता है तो उस केस में भी हेल्प मिलेगी। या एक चीज और होती है कि अगर आप नहीं आ रहे अगले साल में ऑडिट करने के लिए, कोई दूसरी टीम आ रही है, तो उसको पता होगा पिछले साल क्या काम हुआ है, तो उनको एक जगह पे वर्क पेपर पूरे अरेंज मिलेंगे, तभी तो वो चीज को समझ पाएंगे। 5 लोगों से थोड़ी ना चीजें लेंगे अलग अलग फॉर्म में, किसी के पास किसी फॉर्मेट में, किसी के पास किसी फॉर्मेट में है, तो वो सब चीजें नहीं होंगी। मतलब उससे कुछ समझ में नहीं आएगा सामने वाले को। तो इसलिए आपको एक टाइम पीरियड दे दिया कि यार 60 दिन का टाइम दे रहे हैं, आपने जो ये होच पोच किया हुआ है अगर किया हुआ है तो उसको आप प्रॉपर्ली मेंटेन कर लो। ठीक है, असेंबली कर लो उसकी। उसके बाद एक चीज होती है कि अब आपको, आपने फाइल बना लिया, आपको कितने दिन तक, कितने सालों तक उस फाइल को कैरी करना है अपने पास। आपको 7 ईयर्स तक का टाइम पीरियड दिया है मिनिमम, कि 7 साल तक उसको फाइल को आपको कैरी करके रखना है। उस क्लाइंट की फाइल को आपको 7 ईयर्स तक फाइल को लेके चलना है अपने साथ। 7 ईयर्स से पहले आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, फाड़ के फेंक नहीं सकते, डिलीट नहीं मार सकते अगर सॉफ्ट कॉपी में है। तो 7 साल के बाद आप कर सकते हो। 7 ईयर्स को आपको मिनिमम रखना है। ठीक है, अगर कोई लॉ बोलता है कि कम पीरियड है तो कम पीरियड हो जाएगा, बट 7 ईयर्स ये एसए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कभी भी आपके लॉ को ओवरराइड नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये भी चीज हम पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट आता है आपका मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आपने अब जो भाई कंट्रोल लगाए हैं ना, क्वालिटी कंट्रोल, जो आप इतना बोल रहे हो चीख चीख के, तब से बोल रहे हो, दिमाग खा गए कि भाई एथिकल रिक्वायरमेंट हो, लीडरशिप माने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपके जो लोग जाएंगे काम करने वो पूरे सफिशिएंट हो, कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, आप वहां पे डायरेक्शन करोगे, सुपरविजन करोगे, आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे तो आप सब कुछ चेक करोगे, बैकग्राउंड चेक ये वो। ठीक है, तो वो सब जो आप बोल रहे हो, वो जो कंट्रोल्स आपने लगा रखे हैं, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हर एक एरिया के आपने जो बनाई है, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है, वो भी तो चेक करोगे ना। तो आप मॉनिटर करोगे कि वो सारा काम हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर्म के अंदर जो क्लाइंट्स पे आपने क्वालिटी कंट्रोल के जो आपने कस्में खाई हैं, क्या वो आपकी फॉलो भी हो रही हैं, उतना काम हो रहा है। आपने मान लो कस्में खाली खा ली, बट फॉलो नहीं किए, मतलब 7 वचन ले लिए, 7 फेरे ले लिए, आपने 7 वचन ले लिए, बट वचनों को फॉलो तो करोगे या ना, या नहीं करोगे। तो फॉलो करने के टाइम जब आएगा तो फॉलो करो उसको, वो चीज आप चेक करोगे। नहीं फॉलो कर रहे हो, कौन से वचन में कमी रह गई, कौन से कंट्रोल में कमी रह गई, वो आप देखो और उसको ठीक करो। ठीक है, तो वो चीज है। फॉर एग्जांपल एक और ले लो, इसमें एक और अच्छा एग्जांपल ले लो अब, कि जैसे मान लो एटीएम में कैश विड्रॉल मशीन होती है, तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड का वहां होना जो कंट्रोल है वो एडिक्वेट कंट्रोल है कि सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, रेलिवेंट कंट्रोल है। एडिक्वेट मतलब जितना होना चाहिए था, रेलिवेंट का मतलब ठीक है, मतलब एक इंसान है जो आपको वहां पे हो रहा है। ठीक है, वो सेफ्टी कर रहा है। क्या वो ऑपरेट भी कर रहा है इफेक्टिवली कंट्रोल? ऑपरेट का कैसे पता लगेगा? मान लो एटीएम में चोरी हुई किसी दिन, उस टाइम पे वो सो रहा था या उस टाइम पे वो था ही नहीं अपनी ड्यूटी पे, ड्यूटी का टाइम था उसका, तो क्या आपको कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट किया? नहीं किया ऑपरेट इफेक्टिवली।
तो वो चीज आपको देखनी है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ऑपरेट भी करे, कंट्रोल हो एंड वो काम भी करे जब रिक्वायर्ड हो। तो वो आपका होता है मॉनिटरिंग। वो मॉनिटरिंग में आप चीज चेक करते हो कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है, और उसको फिर आपको नेक्स्ट टाइम पे इंप्रूव करना है। ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो या इसको पढ़ भी सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका पार्ट आप नहीं भी लोगे तो भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जस्ट कि वहां पे था इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, बट इससे कभी कुछ पूछा नहीं है, या मेन पार्ट ये मानते नहीं है इसको। कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन, मतलब आपकी फॉर्म के ऊपर कोई कंप्लेंट एंड एलिगेशन अगर लगती है कि आपने यहाँ पे इस असाइनमेंट में ऐसा काम किया था या आपकी गलती हो गई थी यहाँ पे जो पकड़ में नहीं आई, और कंपनी में ऐसी चीजें हो गई तो आपकी गलती है, तो उसके रिगार्डिंग में आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हो कि उस गलती जो आपकी निकाली है, जो फ्रॉड किया, जो आपके ऊपर कंप्लेंट लग रही है, जो एलिगेशन लग रही है, उसको आप कैसे डील करोगे, विद इन द फर्म कैसे डील करोगे, आउटसाइड फर्म से लग रही है एलिगेशन तो आप उसको कैसे डील करोगे। ठीक है, तो वो आपको उसके लिए भी आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्टैंडर्ड कवर हो गया आपका SQC1। और ये आपकी कुछ पॉइंट्स मैंने दिए जिसको आप पढ़ सकते हो। ये कुछ मतलब मैंने दिए कि IFAC को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स दिए हैं। उसके बाद ये आप पढ़ सकते हो, MCQ में मैं भी पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में आपके पास काम आ जाए, आप खुद से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बहुत आसान है ये। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, जल्दी से रिवाइज करेंगे। आप क्लोज करेंगे अपनी आईज और माइंड में रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या सब स्टार्टिंग से पढ़ा। हमने पढ़ा SQC1 में हमने सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ी, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क फर्म क्या होती है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब आपने जो काम किया उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, आपने जो रिजल्ट निकाला, जो आपने कंक्लूजन निकाले उसका जो रिकॉर्ड्स है। एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब जो मेंबर है जिसके पास COP है। ठीक है, जो जिसके पास अथॉरिटी किसी लोग के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल असाइनमेंट करने के लिए और जो रिपोर्ट इशू करेगा। ठीक है, आपका उसके बाद था एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एक इवेल्युएशन करना, जिसका काम होता है इवेल्युएट करना, प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप इवेल्युएट करते हो, क्या चीज इवेल्युएट करते हो, जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट ली है एंगेजमेंट टीम ने और जो भी कंक्लूजन निकाले उन्होंने उसको इवेल्युएट करते हो, और रिपोर्ट इशू होने से पहले होता है ये काम। ठीक है, और जो काम करता है उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। वो सेम फर्म का पार्टनर हो सकता है, ठीक है, दूसरे फर्म से, नेटवर्क फर्म से पार्टनर टीम हो सकती है, आ सकती है जो काम करने आ सकती है, दूसरी कोई फर्म हो सकती है जिसको अपॉइंट किया हो रिव्यू करने के लिए, तो वो रिव्यूअर होगा आपका। उसके बाद जिसके पास वो एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, ऑब्वियसली तभी तो करेगा रिव्यू, अदरवाइज कैसे कर लेगा रिव्यू। ठीक है, उसके बाद आपके बात थी नेटवर्क फर्म की। नेटवर्क फर्म जो किसी नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, और नेटवर्क का मतलब आपको एग्जांपल दिया KPMG के नाम से आपको समझ में आ जाएगा, जो लार्जर स्ट्रक्चर है, जो कॉर्पोरेशन पूरा बना हुआ है, जो जहां पे रिसोर्सेज पूल हो, जहां पे रिसोर्सेज की पूलिंग हुई है या कोस्ट की पूलिंग हुई है, या ओनरशिप कॉमन है, तो वो आपका पूरा नेटवर्क है। एग्जांपल KPMG। ठीक है, कोई बिग 4 आप ले लो तो वो आपको उसका एग्जांपल आ जाएगा। उसके बाद आपने पढ़ा रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब 100% जो नहीं है, 100% लिख के क्रॉस, बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की। हम लोग टेस्ट बेस पे चेक करते हैं, जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, और हमारा जो काम होता है वो हो सकता है टाइम हमें ना मिला, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है हमें, तो इस वजह से हो सकता है 100% चीजें चेक नहीं कर पाए। और जब चेक ही नहीं कर पाए 100%, तो कैसे बोल सकते हैं 100% ठीक है। हायर लेवल होगा, लो भी नहीं होगा, मॉडरेट भी नहीं होगा, बट एब्सोल्यूट भी नहीं होगा, हायर लेवल होगा। ठीक है, एश्योरेंस। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का नाम मतलब मीनिंग, मतलब वो पढ़ा कि नाम क्या है इसका, SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, कि फर्म और उसके पर्सनल कंप्लाई करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट से, और जो रिपोर्ट्स हैं वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जो भी इशू हुई है रिपोर्ट्स एप्रोप्रिएट होनी चाहिए उन सर्कमस्टांस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने फिर आगे देखा कि 6 एलिमेंट्स है इसके, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फर्म क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, दूसरा आपका एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपकी, फिर आपका क्लाइंट एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूएशन जिसको हम रिस्क फॉर्मेलिटीज भी बोलते हैं, या फोर्थ है आपका वो ह्यूमन रिसोर्सेज, फिफ्थ आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जिसमें हमारे 7 पॉइंट्स थे, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, कंसल्टेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड आपका मॉनिटरिंग। उसके बाद आपका मॉनिटरिंग, एंगेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट पॉइंट आपका था मॉनिटरिंग, और एक पॉइंट आप एडिशन ऐड कर सकते हो, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स सारे कवर हो गए इसके अंदर। ठीक है, पीरियड मैंने बता दिया 60 डेज का पीरियड होता है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट रिपोर्ट के बाद से, और 230 डेज में 7 ईयर्स का पीरियड होता है। ठीक है, 7 ईयर्स का पीरियड होता है उसके बाद। और उसके बाद हमने एक चीज देखी क्या, कि अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं SQC1 के जो आपके क्लास नोट्स थे उसके अंदर हम लोग ये चीज देख रहे थे कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ये 7 चीजें होती है आपकी। डायरेक्शन, मतलब सुपरविजन, एक सर्कल सा बनाया हुआ है मैंने, तो आपको और अच्छे से याद रहेगा ये, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, कंसल्टेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, EQCR, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन बैंक पे आते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है,
क्वेश्चन बैंक में हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस है, कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आपके करेक्ट इनकरेक्ट है। तो आप इनको अपने आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा रिवीजन काफी लंबा खिंच गया है, तो आप लोगों को बोरिंग ना हो और हेक्टिक ना हो। ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है कि ये बोरिंग हो गया होगा, बट मैंने 100% आपको समझाया प्लस रिवाइज करवाया इसके अंदर, तो आप अपने आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं क्वेश्चंस को। और इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उसको नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फोन नंबर पे आप मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन से आप पढ़ें एक बार, समझें, नहीं होता तो आप मेरे को बताएं। ठीक है, कि क्या दिक्कत आ रही है, और उसके आंसर्स भी साथ साथ में दिए हुए हैं, ये सारे आंसर्स साथ साथ में आंसर्स दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो या हम नेक्स्ट रिवीजन में इसको पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका ये प्रैक्टिकल स्टफ है जो आईसीए ने आपको दिया हुआ है, आईसीए की साइड पे भी दिया हुआ है ये, कि देखो आप खुद दिख रहा है, कुछ आईसीए ने रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि एनुअल फॉर्म पर्सनल इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन, कि कैसे इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन हमने जो लिखा था ना, एनुअल रिटन कंफर्मेशन लिख करके लेते हैं, तो ये लिख करके ली हुई है इन्होंने, कि कैसे फॉर्मेट होता है, कि कैसे आप लिखवा करके लेते हो कि सब इंडिपेंडेंट है या नहीं है। उसके बाद क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन का फॉर्म है, कि क्लाइंट से आप डिटेल लेते हो, क्लाइंट से, कि क्लाइंट का नाम, उसकी डिटेल पूरी, देखो पूरा डिटेल ले रहे हो आप क्लाइंट से, लिखवा करके ले रहे हो हर एक चीज। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के भी कुछ चेकलिस्ट वगैरह होंगी, तो ये आपके पास पूरा दिया हुआ है, और इसी बेसिस पे फॉर्म भी अपना बनाती हैं, इससे बना सकती हैं, उसके अंदर अपने हिसाब से बना सकती हैं एज पर उनका नेचर एंड साइज ऑफ द फॉर्म। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कैसे होता है। सबसे पहले एक चीज पे चलते हैं, जैसे आपका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा जो आया था कॉन्फिडेंशियलिटी और इंडिपेंडेंस को लेकर के। तो हम यहाँ देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लोज दिया हुआ है, ये देखो एक क्वेश्चन है जो बहुत सारी फॉर्म्स यूज करती हैं, बिग फोर तो यूज करती है। ठीक है, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले या उस टाइम पे आप फिल करवा के लेती है कि कोई मेंबर ऐसा तो नहीं है जिसने कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट को ब्रीच किया है, नहीं है कोई ऐसा। और कब कर सकते हो आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को आप बाहर कब शेयर कर सकते हो, जब ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं। ठीक है, तो आप खुद पढ़ सकते हो इसको कि प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। तो एसक्यूसी 1 में जो लिखी है ना चीज, वो फॉलो हो रही है कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर चीज, जो मैंने आपको बोली थी। उसके बाद इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखो फुलफिल हो रही है, कि ऐसा तो नहीं है किसी ने कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ले रखा है, ठीक है, क्लाइंट के ऊपर, ऐसा तो नहीं है किसी कोई और फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, बिकॉज ये सारे फैक्टर आपकी एम्प्लॉयमेंट उसके इंडिपेंडेंस को हर्ट करेंगे। अगर आपका वहां पे कोई रिलेशनशिप होगा तो जब आप काम करोगे वहां पे बैठ करके, तो आपके माइंड में वो चीज रहेगी, यार मेरा तो इससे फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो बेकार हो जाएगा, बिजनेस रिलेशनशिप है वो बेकार हो जाएगा, मैंने इसके अगेंस्ट कुछ निकाल दिया, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसा पॉइंट निकाल दिया और इनको पता लग गया मैंने निकाला है, तो हमारा तो खराब हो जाएगा वो रिलेशनशिप, तो इंडिपेंडेंस आपकी हर्ट हो गई ना। तो वो सारे इंडिपेंडेंस के पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं आपके। ठीक है, आप कोई क्लाइंट को और कोई सर्विस आप क्लाइंट को ऑलरेडी और कोई सर्विस आप क्लाइंट को देते हो, ठीक है, तो वो सर्विस हो सकता है क्लाइंट आपसे ले ले, अगर आपने ऑडिट में कोई पॉइंट निकाल लिया तो, या ये पॉइंट देने से, ये सब करने से आपकी इंडिपेंडेंस हर्ट होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस का आपका पूरा वर्क पेपर बनता है, यस नो और कमेंट लिखते हैं कि है या नहीं है। फिर अगर यस आएगा कहीं पे तो आपका एक चेकलिस्ट और बनती है, ये देखो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, कि कोई थ्रेट आया किसी पॉइंट के अंदर। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं, ये सॉरी ये दूसरी स्क्रीन ओपन हो गई, गिव मी अ सेकंड। हाँ ये देखो थ्रेड्स की, कोई थ्रेड्स तो नहीं, उसकी चेकलिस्ट है, वही वाली चेकलिस्ट है जो आपकी वर्ड में फाइल में थी, किसी का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है नहीं है, किसी का कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप है या नहीं है, किसी कोई बिजनेस रिलेशनशिप है या नहीं है, किसी कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है या नहीं है, और थ्रेड्स आपके वो है या नहीं है। ये थ्रेड जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, ठीक है, फैमिलिटी थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड, ये सारे थ्रेड्स हैं जो होते हैं। कोई है तो वो क्यों है, वो कैसे रिमूव हुआ, वो सेफगार्ड उस पर कोई अप्लाई करना है हमें, तो वो इसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंट होता है। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होती है। अरे ये आपको एसक्यूसी 1 पढ़ोगे, ऑडिट पढ़ोगे, समझोगे, तभी तो आप कर पाओगे, जब आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो एक चीज हमने पढ़ी थी क्या, कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्लाइंट को जब एक्सेप्ट करते हैं ना उसका पूरा केवाईसी करते हैं हम पहले। देखो कि क्लाइंट को जानते हैं, नो योर क्लाइंट, कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, उसका लीगल रिक्वायरमेंट्स, उसकी रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन सारी, उसके डायरेक्टर्स की डिटेल, उसकी कोई सब्सिडरीज हैं उनकी डिटेल्स, किस टाइप की एंगेजमेंट है, उनके कोई फाइनेंशियल फिगर्स हैं जितने, वो उनके डायरेक्टर्स की पूरी डिटेल लेते हैं। ये करते हैं हम लोग, क्यों, क्लाइंट के बारे में पता होगा तभी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, पता हुए बिना थोड़ी ना करेंगे एक्सेप्ट। ये देखो उसके बाद आपका ये एक क्या बोलते हैं, आई थिंक आपको नाम नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक जो स्क्रीन का है आप नाम देख सकते हो यहाँ से, ABC KYC टेम्पलेट, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी चेकलिस्ट,
ठीक है। एबीसी, अभी हम इस पे हैं, एबीसी ग्रुप करप्शन चेकलिस्ट, मतलब क्लाइंट के बारे में आप देख रहे हो, जो मैंने आपको बात बोली थी बैकग्राउंड जो चेक करते हैं वो ये रहा बैकग्राउंड। कोई मीडिया में कोई न्यूज है उनकी, क्लाइंट कोई ऐसी इंडस्ट्री से तो बिलोंग नहीं करता जहां पे बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लाइंट में कोई दूसरी कंट्री का रिस्क तो नहीं आ रहा, फॉरेन ऑपरेशन क्लाइंट के हैं या नहीं है, क्लाइंट ने कौन से लाइसेंस वगैरह ले रखे हैं तो कौन से हैं, क्लाइंट में कोड ऑफ एथिक्स कौन से होते हैं, एंटी करप्शन कोई रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट ने जो बना रखी हैं और क्या वो फॉलो होती हैं, विसल ब्लोइंग के ऊपर क्लाइंट की कोई वो है कि कोई पॉलिसीज वगैरह है, ठीक है। वो सारी चीजें आप खुद देख लो, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको पहले ही सेफगार्ड कर देते हैं। यार क्लाइंट को एक्सेप्ट करो, बट सोच समझ के, क्लाइंट का ऐसा नॉलेज है पहले से अगर आपको, तभी एक्सेप्ट करो। कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपको क्लाइंट के साथ रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा कुछ है। क्लाइंट ने आपको पहले मान लो फीस पे नहीं की 2-3 साल से, तो आप इस साल में उसका कंटिन्यू करोगे, आपको सोचना पड़ेगा उन चीजों पे। तो ये बैकग्राउंड चेक है पूरा। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी EQCR। तो EQCR ये रहा कि आप EQCR प्लान कैसे करते हो, प्लानिंग EQCR कैसे होता है। देखो पूरा प्रोसेस है, पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ, कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट, आप 11 पेजेस में देखो क्या क्या चीजें दी हुई है। और ये तो एक एग्जांपल है आपका कि ऐसे होता है, इसमें बहुत एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन हो सकती है एज पर क्लाइंट, एज पर फर्म, कि EQCR में कैसे अपॉइंटमेंट होती है, EQCR की वो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगता है, ये चीजें वो मांगता है। देख लो आप क्या क्या चीजें मांगता है वो, एंगेजमेंट टीम से, एंगेजमेंट पार्टनर से, क्लाइंट एक्सेप्टेंस कैसे आपने की, ठीक है, एंगेजमेंट लेटर क्या है, वो एंगेजमेंट लेटर दिखाओ मेरे को, ठीक है, मेटेरियलिटी आपने कैसे निकाली, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी कैसे निकाली वो दिखाओ आपको, ठीक है, आप पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ उसको। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल EQCR का ये पूरा फॉर्मेट बनता है। आपको EQCR पता होगा तभी तो आप ये करोगे। अगर आपको रिव्यूअर बना दिया या रिव्यूअर टीम का पार्ट बना दिया तो आप कैसे करोगे रिव्यू, या आपको बोल दिया कि आपको रिव्यू करवाना है तो आप रिव्यू करवाओगे कैसे, ठीक है। तो आपको पता होगा तभी तो आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। वो अपने कमेंट देता है कि एंगेजमेंट टीम ने प्रॉपर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट फुलफिल की या नहीं की, रिस्क प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया या नहीं किया, ठीक है। EQCR चेकलिस्ट फॉर ऑडिट्स के लिए देख लो, ये चेकलिस्ट ऑडिट के लिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट लेता है वो आपसे, सारी इंक्वायरी करता है, हर एक चीज लेता है, हर एक वर्क पेपर लेता है, ठीक है। हर एक चीज के बारे में आपसे वो पूछेगा जो जो ऑडिट के लिए एप्लीकेबल थी चीजें, रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की आपको है या नहीं है, ठीक है, मेटेरियलिटी वगैरह आपने कैसे निकाली, ठीक है, कंट्रोल्स वगैरह आपने कैसे आइडेंटिफाई किए वहां पे, वो सब चीजें वो देखेगा आपसे, ठीक है। रिव्यू करेगा आपने रिस्क कैसे निकाला, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स कोई वहां पे है या नहीं है, वो आपने स्टडी किया नहीं किया, ठीक है, आपने कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए नहीं किए, रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं यार, कितने पॉइंट्स हैं, मतलब लाजवाब है डॉक्यूमेंट। ये आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा अगर आपने SQC1 ढंग से पढ़ा होगा और ऑडिट के बाकी स्टैंडर्ड से और ऑडिट के कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लाइंट का नाम और ये सब पीरियड वगैरह चेंज कर दिया फॉर द पर्पस कि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, इसलिए। कॉन्फिडेंशियलिटी की चीज बोल लो यार, आप SQC1 मेरे ऊपर लगा लो, कॉन्फिडेंशियलिटी की चीज बोल लो। अभी तो मैं एसोसिएट नहीं हूँ किसी भी फर्म के साथ, ऐसे बिग फोर के साथ। जब मैं पहले था तो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन उनका प्रॉपर आइडिया कैसे करते हैं वो अगर आपको समझ में आएगा तभी जब आप बिग फोर में जाओगे, वहां पे जॉब करोगे, वहां पे आप काम करोगे तो आपको समझेगा यार ऑडिट पढ़ना बहुत जरूरी है प्रैक्टिकली। ये है मजा ऑडिट का। अब देखो ये आपके सामने मैंने अगर फाइल खोल दूं आपको समझ में आएगा SQC1 पढ़े बिना। यार ये है EQCR जो ऑब्जर्वेशन निकालता है। देखो किस टाइप की ऑब्जर्वेशन वो निकाल सकता है कि यार मैटर किससे रिलेटेड हो सकता है। देखो पूरा बना रखा है इन्होंने कि यार हो सकता है वो शेड्यूल 3 से रिलेटेड हो, डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो, AS इंड AS ऑडिटर रिपोर्ट से, कारो से रिलेटेड हो। किस मैटर पे उसने ऑब्जर्वेशन निकाली, क्या मैटर वहां पे फुलफिल नहीं था, इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं थी, ठीक है, कुछ और दिक्कत थी इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर से कुछ क्वेरी है जिसपे काम नहीं किया ऑडिट टीम ने, एंगेजमेंट टीम ने, तो अपनी ऑब्जर्वेशन निकालेगा और अपनी जो एंगेजमेंट टीम है उस पर रिस्पॉन्स देगी, ठीक है, कि हम लोगों ने ऐसे किया है, तो अपना वो कमेंट फिर से देगा कि आपको ऐसा और करना चाहिए था, तो वो लोग फिर से उसको करेंगे जा करके। तो ये पूरा उसका ऑब्जर्वेशन बना है। उसके बाद एक ये देखो चेकलिस्ट, इसमें आपको ये चीज दिख रही है यार, ये चीज तो कितनी मजेदार है, ये आपने अभी अभी पढ़ी है। लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर EQC रिव्यूअर्स। भाई जो EQC रिव्यू कर रहा है ना, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा है जो पर्सन है, उसको SQC1 आना चाहिए, तभी तो वो रिव्यू करेगा, तभी तो करेगा रिव्यू। SQC1 आना चाहिए, बिकॉज SQC1 ही तो बताता है रिव्यू के अंदर क्या क्या चीजें चेक करनी है, ठीक है। मतलब EQC रिव्यू बताता है ना, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीजें चेक करोगे आप, सारे लीगल रिक्वायरमेंट, एथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई किया या नहीं किया। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का मतलब आपके जो जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उनके साथ कंप्लाई किया या नहीं किया, तो वो यही तो बताएगा। ये आएगा तभी तो आपको समझेगा कि आगे क्या पढ़ना है, कैसे समझना है। और फर्म के अपने इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के कुछ मटेरियल हो सकता है जो उसको पढ़ना पड़े, समझना पड़े, जिसके बेस पे वो अपना रिव्यू करेगा, ठीक है। ये देखो चेकलिस्ट, इसकी कितनी बड़ी और शानदार चेकलिस्ट है।
ये चेकलिस्ट देखो उसकी कि एंटिटी के बारे में आपको पता है नहीं पता, एंगेजमेंट टीम ने समझा नहीं समझा, हर एक ऐसे है इसके अंदर, हर एक पॉइंट हर एक ऐसे आपको मिलेगा इस लिस्ट के अंदर कि वो हर एक ऐसे चेक करेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया नहीं की, सैम्पलिंग प्रॉपर किया नहीं की, एविडेंस प्रॉपरली कलेक्ट किया या नहीं किए, मेटेरियलिटी प्रॉपर किया नहीं की, अंडरस्टैंड किया इन्वायरमेंट को नहीं किया, ऐसे 315, ठीक है, प्लानिंग प्रॉपर किया नहीं किया, ऐसे 300, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर का काम था अगर वहां पे उसका काम आपने कैसे यूज किया, ऐसे 600 की जो सीरीज आती है उसके अंदर जो आता है वो, ठीक है, उसके बाद आपने ऑडिट रिपोर्ट कैसे दी, ऐसे 700 की सीरीज पूरी खोल के देगा, की ऑडिट मैटर है वो देखेगा, ठीक है, अगर आपने क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया 705 706 वो सारी चीजें वो चेक करेगा, हर एक चीज इसमें लिखी हुई है, हर एक चीज, ठीक है, सैम्पलिंग की आपको दिख रहा होगा सैम्पलिंग, ठीक है, हर एक चीज इसके अंदर कवर होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको अगर ये आएगा ना समझ में, आपने पूरा ऑडिट ढंग से पढ़ा होगा तभी आप ये पूरा ऑडिट कर सकते हो, आप रिव्यूअर बन सकते हो या आप रिव्यू करवा सकते हो, एसक्यूसी आएगा तभी आप एक स्टेप बढ़ोगे ये सब करवाने के। खुद लिख के दे रहा है यार ये चीज, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बिग फोर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। बिग फोर मतलब कुछ है ना, बिग फोर आपको पता होगा ना, बिग फोर जो है आपके डेलोइट, केपीएमजी, ईवाई एंड आपका जो पीडब्ल्यूसी है, वो बिग फोर जो फॉर्म्स वहां पे अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली, हम उस चीज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे एग्जाम्स में वो चीज है तो हम क्यों ना करें उसको प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये चीज आपकी ऐसे मैं पूरा आपको मैंने बताया, ठीक है। और मैं आपको अभी एक बार फिर से नोट्स पे लेके चलता हूँ। नोट्स तो मैंने आपके लिए पूरे एफर्ट लगा करके बनाए हैं, आपको दिख रहा होगा इन नोट्स के नोट्स में क्या होगा, नीचे कुछ पेजेस पे, मतलब ऑलमोस्ट सारे पेजेस पे क्या होगा, नीचे मैंने मोटिवेशन कुछ लाइन लिखी हुई है, देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है ये, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक फाइल थोड़ी सी हैवी हो गई है, तो हम इसको देखो जरा कि द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेड टाइम इज द टाइम नॉट गेटिंग स्टार्टेड। मतलब ये आपको क्या करेगा, इसका कुछ फायदा नहीं है कि इसका ये नहीं कि यार मैंने अपनी बुक्स बनाने के लिए या ज्यादा बिके या ज्यादा लोग देखें उसके लिए, देखो पर्पस है ही, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं देखूंगा कि मेरी ऑडियंस ज्यादा हो, स्टूडेंट्स ज्यादा हो, ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े समझे, मेरे को बताए क्या गलतियां मैं कर रहा हूं ताकि मैं उस पर काम करूं। बट एक है पढ़ते टाइम पे आपको कंफर्ट रहना है पूरा, आपको अपना बेस्ट समझ में आए, हर एक चीज प्रैक्टिकली समझ में आए, क्वेश्चन आंसर आप सोल्व कर पाओ, एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाओ, वो मेन ऑब्जेक्टिव है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपको डीमोटिवेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, अगर आपको हो रहा है प्रेशर ऐसा कुछ, तो आप नीचे ये कुछ कोट्स हैं, कुछ लाइंस हैं, आप उसको बस 2-3 बार पढ़ लो, 2-3 लाइंस को पढ़ लो, पेज शफल करके पढ़ लो। तो जो टाइम पीरियड होता है ना हमारा, जो क्योंकि मैं भी पढ़ता था 2 साल पहले ही मैंने क्वालिफाई किया है, तो जितना स्ट्रेस मैंने लिया ना फ्रेंड्स, आप तो पता नहीं लेते पढ़ते टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको मोटिवेट चीजें क्या रखती है, ये चीजें आपको मोटिवेट रखती है। हो सकता है फैमिली, किसी के लिए फैमिली मोटिवेशन होती है, सबके लिए होती है, या कोई और चीज है उनके लिए जो मोटिवेशन रखती है। बट ये चीज भी एक मोटिवेशन होती है कि जब आप कोई अच्छी लाइन देखते हो, कोई अच्छा वीडियो देखते हो मोटिवेशनल, कुछ काम ऐसा देखते हो, सोचते हो, तो आप जब उस टाइम पे बोर फील कर रहे हो या प्रेशराइज फील कर रहे हो या डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके अंदर एकदम से मोटिवेशन आता है और वही आपको कैरी करना है एग्जाम टाइम में, इस पीरियड में वो बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा कम पढ़ लो, लेकिन आप स्ट्रेस में प्रेशर में पढ़ाई मत करो, अपना बेस्ट दो, जो भी रिजल्ट होगा हम देख लेंगे, हमें अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो ये आप जब भी आपको ऐसा लगे प्रेशर फील हो, तो आप इन नोट्स के अंदर शफल कर लो, 3-4 पेजेस पे आपको कुछ लाइंस मिलेंगी, तो उस टाइम पे आपका वो जो टाइम है ना, कुछ सेकंड्स, जिस टाइम पे आपको बोर फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, वो निकल जाएगा, मे बी निकल जाए, एक कोशिश है मेरी कि वो निकल जाए और आप फिर से फ्लो में आ जाओ अपने पढ़ने के, ठीक है। बाकी नोट्स तो आपके लिए मैंने पूरे अच्छे से बनाए हैं और ये स्टैंडर्ड वाइज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, कि आप ये पूरा कवर कर लें। इसमें खाली आप देखोगे इतने ही पेजेस हैं और आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, खाली 4 से 5 पेजेस में आपका पूरा स्टैंडर्ड कवर हो गया, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारा कंटेंट लिखा ही नहीं हुआ, साइड में देखो, आप नीचे देखो तो कंटेंट है ही नहीं, कुछ भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो अगली रिवीजन में हम इसको पहले रिवाइज करेंगे, पहले को कॉम्पिटिटिव रिवीजन करेंगे बार बार, और जिससे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को जल्दी से अब खत्म कर रहा हूं। आपको अगर ये रिवीजन ऑडियो वीडियो आप जैसे भी माने इसको, रिवीजन को अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आता है, तो आप इसको प्लीज लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, जिसके साथ भी आपको लगता है शेयर करने की रिक्वायरमेंट है, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिसके साथ भी जो पेपर एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, हो चुके हैं, जिसका रह चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ें इसको, समझें, ठीक है। और आप इस रिवीजन को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और कमेंट में जरूर बताना है आपको कि आपको ये रिवीजन कैसी लगी, बोरिंग हो गई, लंबी हो गई, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, बोलने का तरीका गलत था, नोट्स में कुछ इश्यूज थे, ठीक है, सिस्टम क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, कुछ भी इशू अगर आपको आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी इशू आ रहा है, आप मेरे को बताएं, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज की है यूट्यूब पे, तो अब मेरे को वो चीजें पता लगेगी तो मैं उसको 100% नेक्स्ट रिवीजन में इंप्रूव करूंगा, ठीक है। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको अच्छे से
कंटिन्यू करें। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपने बेस्ट पढ़ा है वहां से, आपके पास बेस्ट नोट्स हैं, आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो आप इसको जरूर हेल्प में लें और अपना बेस्ट एफर्ट दें और एग्जाम जल्दी से क्लियर करें। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। ठीक है, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रिवीजन में। टेक केयर गाइज।